नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद अब देश की सियासत यानी भारत की सियासत में भी नया मोड़ आ गया है। अब तक बांग्लादेश के हालात पर कुछ न कहने वाले मोदी जी या न कहने वाली मोदी सरकार ने अब संसद में इस पर बयान दिया है। और इतना ही नहीं, सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जिसमें मोदी तो नदारद थे, वो नहीं आए, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सारी जानकारी साझा की। आपको बता दूं कि बांग्लादेश के मुद्दे पर मोदी सरकार ने अब तक इसे वहां का आंतरिक मसला बताकर चुप्पी साधी हुई थी, लेकिन कल जब शेख हसीना भारत आ गईं, तो आज सरकार को भी इस पर बोलना ही पड़ा, क्योंकि अब बांग्लादेश के हालात से भारत की सुरक्षा का मसला भी जुड़ गया है। संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया है कि वहां अब हालात कैसे हैं और केंद्र सरकार वहां तमाम भारतीयों की सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठा रही है। एस जयशंकर ने अल्पसंख्यकों और खासकर हिंदुओं की स्थिति के बारे में भी जानकारी दी है, क्योंकि ऐसी खबरें बड़े पैमाने पर आ रही हैं कि वहां मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि बहुत से आंदोलनकारी छात्रों की तरफ से अपील की जा रही है कि हिंदुओं को, अल्पसंख्यकों को हर तरह से सुरक्षित रखा जाए, उन्हें निशाना न बनाया जाए। दरअसल जिस किस्म के राजनीतिक हालात बांग्लादेश में बनाए गए हैं, वहां धर्म के नाम पर हो रहे अत्याचार की खबरों को खास तौर पर इसीलिए प्रसारित किया जाता है ताकि असल मुद्दे से लोगों का ध्यान हटे और अराजक तत्वों को अपने काम में आसानी हो। बांग्लादेश में इस समय जिस तरह आरक्षण के नाम पर आंदोलन भड़का, जो आखिर में तख्ता पलट तक पहुंच गया, उसका असल मकसद लोकतंत्र को ही खत्म करना दिख रहा है। शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ना लोकतंत्र पर ही प्रहार है और यह भारत के लिए भी काफी चिंता का विषय है, क्योंकि अब वहां अगर अंतरिम सरकार के नाम पर सैन्य तानाशाही आ गई तो फिर भारत को सावधान रहना होगा। हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश ही नहीं है, बल्कि हमारी सीमाओं के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक भी बहुत हद तक और सांस्कृतिक हितों का भी साझेदार बांग्लादेश है। भारत और बांग्लादेश कई मसलों को 4000 किलोमीटर से ज़्यादा जो एरिया है, बॉर्डर एरिया, उसको भी हम साझा करते हैं। जिन हालात में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने पाकिस्तान के 2 हिस्से कराकर बांग्लादेश का निर्माण करवाया था, उस हार का स्वाद पाकिस्तान अब तक नहीं भूला है और चीन ने भी भारत की जो क्षमता है उसको तब देख लिया था। लेकिन अब चीन और पाकिस्तान दोनों बांग्लादेश को आधार बनाकर भारत में अपने गलत इरादों को अंजाम देने की कोशिश करेंगे और इस बारे में भारत को पहले से सचेत रहना होगा। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूछा कि क्या सरकार के पास बांग्लादेश के घटनाक्रम में किन्हीं बाहरी ताकतों की भूमिका के बारे में कोई जानकारी है, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सरकार के पास केवल पाकिस्तान के राजनयिक की बदली हुई डीपी, डिस्प्ले पिक्चर, जो आप सोशल मीडिया पर लगाते हैं, उसके बारे में जानकारी है, जो विद्रोहियों को, उनके समर्थन को दर्शाती है। यानी पाकिस्तान का जो डिप्लोमेट है उसने अपने डीपी को बदल लिया और वो उसके समर्थन में, जो अभी वहां पर आंदोलनरत हैं, उनके समर्थन में वो डीपी है। ये जानकारी छोटी हो सकती है दोस्तों, किसी ने अपने डीपी को बदल लिया, क्या मतलब रखता है, लेकिन इसके मायने काफी गहरे हो सकते हैं। पाकिस्तान के राजनयिक अगर विद्रोहियों को समर्थन दे रहे हैं तो जाहिर है कि बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता या वहां कठपुतली सरकार बनाने में बाहरी ताकतों की दिलचस्पी है। ये ताकतें कौन सी हैं और इसका असल मकसद क्या है, इसे बेहद सावधानी से विश्लेषित करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, क्योंकि बांग्लादेश केवल मोहरा हो सकता है और निशाने पर कोई और हो सकता है। अफ्रीका और एशिया के कई देशों में पिट्ठू सरकारों को बिठाने का सफल प्रयोग वैश्विक ताकतें पहले कर चुकी हैं। अरब स्प्रिंग आपने देखा होगा और अरब स्प्रिंग जैसे उदाहरण भी हमारे सामने अभी भी हैं, जहां आंदोलन के प्रत्यक्ष कारण कुछ और होते हैं और छिपे हुए एजेंडे कुछ और होते हैं। जब तक ये छिपे हुए एजेंडे सामने आते हैं तब तक देश बर्बाद हो चुके होते हैं ऐसे देश। फिलहाल नरेंद्र मोदी की सरकार को हर एक कदम सावधानी से उठाना होगा और इसके लिए अगर विपक्षी दलों से सलाह मशविरा किया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। मंगलवार को यानी आज जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें सभी दलों ने सरकार से सहयोग की बात कही है, यानी सरकार को सभी दल सहयोग देंगे ये कहा है।
लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि इस अति महत्वपूर्ण विषय पर जो बैठक आज सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद क्यों अनुपस्थित रहे, वो क्यों नहीं आ पाए। और इसी तरह आम आदमी पार्टी को इस बैठक में शामिल करना सरकार ने क्यों जरूरी नहीं समझा, इसका तार्किक जवाब भी सरकार को देना होगा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस पर कुछ कहा है, आइए पहले उसको सुन लेते हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सुनिए जरा। देखिए, जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला होता है तो वो इस बात पे निर्भर नहीं कर सकता कि प्रधानमंत्री जी किस पार्टी से खुश हैं, किस पार्टी से नाराज हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों पे तो सबको लेके चलना होता है। तो एक राष्ट्रीय दल जिसके लोकसभा में 3 सांसद हैं, राज्यसभा में 10 सांसद हैं, उस पार्टी को सर्वदलीय बैठक में न बुलाना, मैं समझता हूं कि ये सरकार की अगंभीरता को भी दिखाता है और ओछी मानसिकता को भी दिखाता है। इतने छोटे मन से आप देश के मसलों का समाधान नहीं कर सकते। राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों पर आप कोई गंभीर फैसला नहीं ले सकते अगर आप देश के राष्ट्रीय दल को बैठक में ही नहीं बुलाएंगे, इसलिए कि आप उससे खुश हैं कि नाराज हैं। मैं समझता हूं ये बिल्कुल सरकार की एक ओछी मानसिकता को प्रदर्शित करता है और उनकी अगंभीरता को। तो ये सरकार की ओछी मानसिकता और उसकी अगंभीरता को प्रदर्शित करता है, क्योंकि 10 सांसद राज्यसभा में और 3 सांसद लोकसभा में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त आम आदमी पार्टी को आप सर्वदलीय बैठक में, वो भी तब जबकि विदेश में आग लगी है और देश उससे झुलस सकता है। ऐसी स्थिति में अगर आप तमाम सर्वदलीय बैठक करते हैं, तमाम दलों को बुलाते हैं, लेकिन एक राष्ट्रीय दल को नहीं बुलाते हैं, तो ये सवाल उठेंगे। और ऐसे कई सवाल हैं और इन सवालों के तह में जाएं तो एक नया मोड़ दिखाई देता है। क्या है वो मोड़, आज चर्चा करेंगे उस पे। बांग्लादेश के बिगड़ते हालात में भारत को किस तरह सावधान होने की जरूरत है। मोदी सरकार को सभी दलों का साथ मिल रहा है, लेकिन क्या मोदी अब भी अपने मन की करेंगे या अपने संकुचित दायरे से बाहर निकलकर काम करेंगे, या वही कहेंगे उनके गृह मंत्री कि विपक्षी दलों को चें चें करने दीजिए, आएंगे तो नरेंद्र मोदी ही 2029 में। चलिए सबकी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर रविकांत जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, अनिल सिन्हा जी हैं, शकील अख्तर जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सभी का स्वागत है और इस्तकबाल है। आप स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्तों साथी शुभचिंतक हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, उन सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं या जुड़ने वाले हैं। प्रोफेसर रविकांत जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। संजय सिंह की बात अभी आप सुन रहे थे, सर्वदलीय बैठक हुई और विदेश मंत्री ने सदन में अपनी बात भी रखी और हालात जो हैं बांग्लादेश के, लेकिन उससे भारत को सतर्क सावधान रहने की कितनी जरूरत है और क्यों? निश्चित रूप से, क्योंकि चाइना और जिस तरह से पूरे भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, उसने नेपाल में अपना बेस बना लिया है। इधर आपका पाकिस्तान के साथ तो उसके जो ताल्लुक हैं वो सब जानते हैं। पिछली बार श्रीलंका में जो घटनाक्रम हुआ था उसमें भी माना जाता है कि चाइना वहां बैठ गया है। बांग्लादेश एक बचा हुआ था, अगर बांग्लादेश में भी चाइना अपना फायदा देख रहा है और भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो निश्चित रूप से एक ये सार्क देश का है या दक्षिण जो एशियाई देश हैं, उनके भीतर की जो आंतरिक कश्मकश है और जो चुनौतियां हैं भारत के सामने, उसको लेकर के चाइना की मजबूती को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो विदेश मंत्रालय निश्चित रूप से उस पर नजर बनाए हुए होगा। ये तो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति है। लेकिन जो आपने बिल्कुल शुरू में कहा था कि वहां पर जो तख्ता पलट हुआ है और छात्रों का जो बड़ा आंदोलन है, उसमें कुछ सांप्रदायिक तत्व भी सक्रिय हो गए। कुछ मंदिरों को भी निशाना बनाया गया है, लेकिन जो भारत में लोग बैठे हुए हैं, जो सांप्रदायिकता पर रोटियां सेकते हैं, जिनके आका उन्हें एक्टिवेट करते हैं, उन लोगों ने भी यहां भ्रामक खबरें चलाई हैं। वहां के एक क्रिकेटर के घर जलाए जाने को हिंदू क्रिकेटर से जोड़ करके लगातार कल पूरा अफवाहें चलाई गई हैं और जो कहीं ना कहीं इस देश में अशांति को बढ़ावा दे सकती हैं। सरकार उसको लेकर के कितनी
चिंतित है या क्या उसकी तैयारी है, ये नहीं मालूम है कि ऐसे लोगों पर क्यों नहीं लगाम लगाई जाती जो इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं। और कहीं अगर किसी और से इस तरह की गलती हो जाए, भ्रामक खबर तो छोड़ दीजिए, तो उन लोगों के साथ क्या ट्रीटमेंट होता है सरकार का, तो ये भी सावधानी रखनी होगी भारत को अपनी आंतरिक राजनीति को लेकर के। हाँ, ये बात अलग है कि कहीं आपदा में अवसर अगर देखा जा रहा हो तो अलग मसला है। तीसरा, जो पश्चिम बंगाल है, उस पश्चिम बंगाल के सामने चुनौती है। लेकिन एक चीज की तारीफ करनी होगी राजीव जी, इस देश में आंतरिक मतभेद कितने भी हों, और सबसे ज्यादा तारीफ करनी होगी इस समय विपक्ष की, कि विपक्ष ने एक भी सवाल नहीं उठाया, कोई राजनीति नहीं की, बल्कि राहुल गांधी ने जानना चाहा कि क्या कोई इस तरह की चीज है कि विदेशी ताकतों का हाथ है क्या, लेकिन कतई राजनीति विपक्ष ने नहीं की। और आपको ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस समय विपक्ष में होती कि क्या उसका भी यही रुख होता। मुझे लगता है कि नहीं होता, क्योंकि बीजेपी को ये कभी भी चिंता नहीं होती कि इससे कोई दिक्कत होगी। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी के दौर की बात थोड़ा सा अलग है, लेकिन इस समय की राजनीति में ये नहीं है। विपक्ष की सबसे ज्यादा तारीफ इसलिए मैंने कहा करनी होगी कि वो बिल्कुल खामोश और केवल सरकार से जानकारी लेना चाहता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ममता बनर्जी ने कहा कि हम बैठे हुए हैं और हमें जो भी निर्देश मिलेगा हम उसका पालन करेंगे। यानी कहीं कोई भी उत्तेजक कोई खबर नहीं, कोई उत्तेजक चर्चा नहीं। तो विपक्ष इस समय बहुत तारीफ के काबिल है, लेकिन यह भी सुनने में आ रहा है कि अगर बांग्लादेश के भीतर ये स्थितियां और बिगड़ती हैं तो वहां से लोग भारत की तरफ मूव कर सकते हैं। वो अफवाहें तो शायद 1 करोड़ तक की हैं, लेकिन ये तो सरकार ही बता सकती है कि क्या परिस्थितियां बन सकती हैं। मान लीजिए कि कुछ लोग अगर भारत की तरफ आते हैं तो क्या होगा, कैसे भारत इस आने वालों से कैसे निपटेगी, क्या उनका इंतजाम करेगी और इसको कैसे वो डील करेगी, ये समझने की भी जरूरत है। और इसकी चुनौती सरकार के सामने बनी हुई है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज के तारीख में बांग्लादेश की वजह से भारत में भी उथल पुथल है, और ये उथल पुथल सबसे ज्यादा वहां का जो सैन्य शासन है उसकी वजह से भी हो सकती है कि अगर कहीं सैन्य शासन ही स्थापित हो गया तो क्या होगा, लोकतंत्र अगर वहां खत्म होता है तो क्या होगा, तो भारत के सामने क्या परिस्थिति होगी। ये तमाम दुश्चिंताएं हमारे देश के सामने हैं, और इसे सरकार कैसे मुकाबला करेगी इसका, ये हम लोग देखेंगे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बड़ा चिंताजनक है। हाँ, ये जरूर है कि भारत के लोगों ने कुछ तत्वों को अगर हम छोड़ दें तो बहुत धैर्य के साथ इस पूरे घटनाक्रम को देखा है, और कहीं कोई किसी तरह की उत्तेजना नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अब जो आने वाला वक्त है भारत में वो और ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि श्रीलंका को देख चुके हैं जिस तरह की आर्थिक परिस्थिति है भारत की, जो यहां पर कर्ज बढ़ा हुआ है, महंगाई बढ़ रही है, श्रीलंका में जो हालात हुए और बांग्लादेश में भी बहुत कुछ इसका कारण था, महंगाई का, गरीबी का, बेरोजगारी का। तो ये भी एक परिस्थिति भारत की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि अगर कहीं ऐसा कुछ होता है तो कोई ऐसा आंदोलन भी भारत में खड़ा हो सकता है। इसको लेकर के सरकार को चिंतित होना चाहिए और महंगाई और बेरोजगारी पर लगाम लगानी चाहिए। जी राजीव जी बिल्कुल। भारत के अंदर जो चिंता है वो चिंता महंगाई, बेरोजगारी और ऐसे तमाम मसले हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करते हैं, और ऐसे मसलों से चिंतित होने की जरूरत भारत सरकार को भी है, और एक सबक लेने की जरूरत भी है बांग्लादेश से। आरक्षण का मामला कहां तक पहुंच गया, वो उसके पीछे की राजनीति क्या है, इस पर अगर डीपली आप जाएं तो बहुत कुछ आपको नजर आएगा, जिसकी चर्चा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और भी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके अलावा
भारत को क्यों यहां सतर्क रहने की जरूरत है, और भारत में आज की तारीख में जो कुछ हो रहा है उससे क्या कुछ नया मोड़ आ सकता है, क्या कुछ नया मोड़ आ गया है, बांग्लादेश के बाद भारत की सियासत में जो मोड़ है उन सबको समझने की जरूरत है यहां है, और वही हम कर रहे हैं। प्रशांत टंडन जी के पास जल्दी से आना चाहता हूं, फिर शकील जी के पास आता हूं। शकील जी, सदन में जो कुछ हुआ है वो तो जरूर बताएंगे, लेकिन प्रशांत टंडन जी जरा आपसे समझूं। देखिए, एक तरफ सर्वदलीय बैठक आम आदमी पार्टी को आप नहीं बुलाते हैं, दूसरी तरफ आप देखिए सदन में भी अपनी बात रखते हैं एस जयशंकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी यहां क्या मायने रखती है, जरा यह समझना भी बहुत जरूरी है। राजीव जी जो दावा करते थे कि वॉर रुकवा देंगे यूक्रेन में, उनके पड़ोस में ये होता रहा और सरकार के कान में जू नहीं रहेंगी। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा प्रोफाइल बनाया जाता है सोशल मीडिया पे और एक खास मीडिया में भी कि अजीत डोभाल बड़े भारी जासूस हैं, उनको सब इन्फॉर्मेशन होती है। तो उनको इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं थी कि बांग्लादेश में इतना कुछ होने जा रहा है? राहुल गांधी ने जो सवाल पूछा है बहुत वाजिब सवाल है, मैं उस सवाल पे आता हूं। राजीव जी, पूरा बांग्लादेश का जो आंदोलन चला, ये तथाकथित आंदोलन, मैं तथाकथित शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, ये विदेश की धरती से चला। इंग्लैंड के कुछ लोग शामिल थे इसमें, एक पत्रकार और सोशल इन्फ्लुएंसर वो शामिल था, एक मोहम्मद इमरान हुसैन, ये डिजिटल इन्फ्लुएंसर है, वो उसमें शामिल था। तमाम नाम मैं ले सकता हूं कि जो वहां पे शामिल थे, जो बीएनपी के साथ मिलकर एक कैंपेन चला रहे थे। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो वहां की दक्षिणपंथी पार्टी है, खालिदा जिया की, खालिदा जिया की, तो उस पार्टी के साथ मिलके ये पूरा एक कैंपेन चल रहा था। गलती बांग्लादेश की सरकार से हुई है, गलती वहां पे 30% रिजर्वेशन की गलती हुई है। उस गलती को पकड़कर एक आंदोलन की शक्ल देना और इन्फ्लुएंस करना सोशल मीडिया की तरह, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत में लिंच मॉब तैयार किए जाते हैं, जिस तरह नफरत फैलाई जाती है, वैसे ही बिल्कुल उसी अंदाज में विदेश की धरती से बैठकर बांग्लादेश में ये किया गया। और इसमें कौन लोग शामिल थे? छात्र शिविर। छात्र शिविर कौन है? जमात इस्लामी का स्टूडेंट विंग है। क्यों एक्टिव है? क्योंकि वो प्रो पाकिस्तानी है। बांग्लादेश का वॉर क्राइम ट्रिब्यूनल ने 2010 में 8 लोगों को कन्विक्ट किया था, जो प्रो पाकिस्तानी थे, जो पाकिस्तान के साथ विलय चाहते थे उस वक्त भी जब पाकिस्तान से अलग हुआ था बांग्लादेश। उन लोगों को उनका कन्विक्शन हुआ, जिसमें बीएनपी के भी कुछ लोग थे, जमात इस्लामी के भी कुछ लोग थे। छात्र शिविर उनका है। आंसर मिल जाना चाहिए अब तक उत्तर इस बात के कि शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति क्यों वहां पे खंडित की जा रही है। तो ये कोई प्रो बांग्लादेश या प्रो जनता, प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट नहीं है। ये शेख हसीना को हटाने का और कट्टरपंथी शासन लाने का एक कोशिश है। कामयाब हम लोग कामना करें कि कामयाब ना हो। सबसे बड़ा उदाहरण शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर प्रहार तोड़ना जी, ये सबसे बड़ा उदाहरण है जो आप कह रहे हैं जी। और वो दर्शाता है ये सारे लोग इंटरनेशनल वॉर क्राइम ट्रिब्यूनल के कन्विक्ट हैं, जिसको यूरोपियन यूनियन ने, तमाम देशों ने इंडोर्स किया था उस वक्त। और वहीं से शेख हसीना के खिलाफ एक कैंपेन स्टार्ट होता है। जो राहुल गांधी ने सवाल पूछा है, बहुत वाजिब सवाल है कि इसमें विदेशी हाथ कितना है। तो विदेशी हाथ सिर्फ पाकिस्तान नहीं है,
विदेशी हाथ पाकिस्तान के बाहर भी है। कई इसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स लगे हैं। ये जो आईटी सेल को चलाने वाले लोग हैं, जिनके पास एनटीआरओ है, दुनिया भर के नेटवर्क्स हैं, इनको पता नहीं था कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। इस बात को मान लेना बड़ा आश्चर्यजनक होगा कि इनको पता नहीं था। सब पता होगा। खुद यहाँ पे शेख हसीना कई बार भारत आ चुकी है, बंद कमरे की बातचीत में सब बातें आई होंगी जी। इंटेलिजेंस नेटवर्क है, रॉ है, सबको पता होगा कि वहां क्या हो रहा है। लेकिन खामोशी थी। खामोशी क्यों थी? कि इनको अपनी राजनीति दिखाई देती है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी रिजीम होगी तो जैसे अभी कहते हैं पाकिस्तान, तो इनको एक और अड्डा मिल जाएगा भारत की राजनीति करने का। प्रधानमंत्री मोदी को ऐसे मामलों पे आना चाहिए था सामने, विपक्ष के सामने आना चाहिए। विपक्ष तो सरकार के साथ खड़ा है, क्यों छुप रहे हैं? क्योंकि आपकी 56 इंच की छाती में छेद हो चुके हैं। ये जो वॉर रुकवा देंगे, जो वीडियो जारी होते हैं, उस पूरे कैंपेन में छेद हो चुके हैं कि आपके पड़ोस में जो हो रहा था और आप कुछ नहीं कर पाए। और बिल्कुल भारत कोई बहुत सकारात्मक भूमिका निभा सकता था अगर भारत के पास ये इंटेलिजेंस होती, और मैं मानता हूं कि इंटेलिजेंस होगी। तो उन्होंने अगर इसमें हस्तक्षेप किया होता कि इंग्लैंड से बैठकर, कतर से बैठकर और दूसरे मुल्कों से बैठकर, यूरोप के दूसरे मुल्कों से बैठकर सोशल मीडिया कैंपेन्स बांग्लादेश में चलाए जा रहे हैं और एक मूवमेंट खड़ा किया जा रहा है, इसकी तो जानकारी होगी। इसका हस्तक्षेप टेक्निकल लेवल पे, तमाम स्तर पे हो सकता था, राजनीतिक तौर पे भी हो सकता था बांग्लादेश की। आप उनको एडवाइस कर सकते थे कि ये चीजें हैं, आप मत करो। तो और एक सोशल मीडिया पे इमेज गढ़ी गई है कि शेख हसीना डिक्टेटर थी। डिक्टेटर कैसे थी वो? उन्होंने कट्टरपंथियों को बैन लगाया। तो कट्टरपंथियों बैन लगाना डिक्टेटर होता है? एक ऐसे संस्थाओं पे बैन लगाना जो उनके देश के प्रति वफादार ना हो, जो प्रो पाकिस्तानी हो। तो इस पे बैन लगाना कोई वो डिक्टेटरशिप की निशानी है। बिल्कुल गलत इमेज उनकी पेंट की गई है। वो एक मतलब मैं तो शाबाशी दूंगा कि इतने साल तक शेख हसीना कट्टरपन से लड़ती नहीं। जो कट्टरपन जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत ताकत है, पाकिस्तान का साथ है, तमाम दूसरे मुल्कों से साजिशें होती है बांग्लादेश के खिलाफ, उस साजिश को वो नाकाम करती है इतने साल। अब जब साजिश करने वाले ताकतवर हो गए तो ये हालत है कि ये हो गई। तो कुल मिला के बहुत अफसोसनाक बात है और भारत को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए था और अभी भी करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर बांग्लादेश में ताकतें, जिनका मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये कामयाब हो जाती हैं तो आप एक दूसरा पाकिस्तान अपने पूर्वी बॉर्डर में बना देंगे। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इस वक्त और भी हस्तक्षेप की जरूरत है क्योंकि शेख हसीना भारत में हैं और वो सेफ पैसेज की बात की थी। सेफ पैसेज तो दे दिया आपने, लेकिन यहां से अब सुनने में ये आ रहा है कि लंदन ने, यानी ग्रेट ब्रिटेन ने मना कर दिया है और अब आगे कहां जाएंगी ये सब देखा जाएगा। बहुत कुछ चल रहा है अंदर खाने, जो खबरें आएंगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन भारत और बांग्लादेश के रिलेशन से इतर पड़ोसी देशों में अगर वहां पर लोकतंत्र कायम नहीं है तो भारत पर उसका क्या असर पड़ेगा। हमने बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, उधर मालदीव, इधर श्रीलंका, सबको देखा है और सबके इतिहास के पन्नों को पलटिए तो उन सब का प्रभाव भारत पर पड़ता रहा है। इसलिए यहां जरूरी है ये विश्लेषण। आना चाहता हूं शकील अख्तर जी आपके पास। राहुल गांधी ने सवाल पूछा, सवाल यह था और जयशंकर से पूछा, एस जयशंकर से, कि क्या इसमें विदेशी ताकत भी शामिल हैं?
आप तो जानते हैं अच्छी तरह से। उन्होंने कहा कि हाँ ऐसी चीजें मिल रही हैं। और जो एस जयशंकर ने इस सवाल का जवाब दिया, उन्होंने कहा कि सरकार के पास केवल पाकिस्तान के एक डिप्लोमेट की बदली हुई डीपी है, उसके बारे में जानकारी है जो विद्रोहियों को उनके समर्थन को दर्शाती है। इसके अलावा भी बातें हुई होंगी। क्या कुछ और रहा, आपसे बेहतर और कौन बताएगा। सदन के अंदर सदन के बाहर जो कुछ चलता रहा, जरा आपसे समझना चाहता हूं, और इससे आगे क्या कुछ होने जा रहा है ये भी आपसे समझना चाहता हूं। शकील अख्तर जी। देखिए राजीव जी, सवाल तो पूछा जाना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, मगर वो थे नहीं। आज जब बात आई कि सरकार की तरफ से सुमोटो आएगा इसके ऊपर, बांग्लादेश के हालात के ऊपर, तो सब यही सोच रहे थे कि खुद प्रधानमंत्री आएंगे। और अब तक की परंपरा यही रही है कि इतने बड़े मामले में खुद प्रधानमंत्री जो है सदन को विश्वास में लेते हैं, दोनों सदनों को विश्वास में लेते हैं और देश को विश्वास में लेते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नहीं आए और उनके बदले जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर जी आए और उन्होंने अपना सुमोटो दिया। इसी तरह जो है जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई उसमें भी वो नहीं आए। बहुत जरूरी था ये कि खुद प्रधानमंत्री आके बताएं कि विदेश में क्या हुआ है, उसका हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और हम उन परिस्थितियों से कैसे निपट रहे हैं। देश में एक विश्वास का वातावरण बनना बहुत जरूरी था। लेकिन जैसा आपने बताया, और वहां पे भी सब में इस बात की चर्चा थी कि भाई आपने आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं बुलाया, एलजी को बुला लेते जी। मतलब एनडीए की मीटिंगों में तो आप ऐसी ऐसी पार्टियों को बुलाते हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, एक भी सांसद विधायक नहीं है। और यहां पे जिसके 10 सांसद हो राज्यसभा में, 10 सांसद कम नहीं होते, 200 के आसपास के सदन में 10 और 3 लोकसभा में हो, 2 राज्यों में सरकार हो जिसकी। तो ये यहां पे राजनीति करना जो है इस वक्त किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है और किसी की भी समझ में नहीं आ रहा है कि बांग्लादेश का सवाल है, यहां हम अपनी देश में राजनीति इसको लेके क्यों कर रहे हैं। 10 साल से आपकी सरकार है। अब लोग सोच रहे थे कि अब तक आप सरकार चलाना सीख गए होंगे और आप इस बात को समझ गए होंगे कि सबसे अहम मुद्दे क्या होते हैं। इस हिंदू मुसलमान के नैरेटिव से लंबे समय तक काम नहीं चल सकता है। अब बांग्लादेश के इशू पे जिस तरह से देश में माहौल बनाया जा रहा है, देश में सोशल मीडिया में जो खबरें फैलाई जा रही हैं और वहां पे जो पॉजिटिव खबरें हैं कि किस तरह वहां छात्र निकल के उन दंगाइयों को रोक रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि इसको आप सांप्रदायिक रूप मत दीजिए, हमारे हिंदू भाइयों पे हमला मत कीजिए, और उनके बचाव में खड़े हो रहे हैं, मस्जिदों से ऐलान हो रहे हैं वहां पे। उसके बदले वो उन छोटी मोटी घटनाओं को, छुटपुट घटनाओं को हाईलाइट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए वहां क्या हो गया। पूरे 70 साल कश्मीर को लेकर इसी तरह का माहौल पूरे देश में बनाया जाता रहा। पाकिस्तान के बहाने बनाते हैं, और तो और मालदीव के बहाने तक बनाया। इतना छोटा देश कि मालदीव में यह हो रहा है और मालदीव का असर इस तरह से हमारे ऊपर सांप्रदायिक रूप से बढ़ रहा है। और ये बांग्लादेश के बहाने तो जो मूल इनका निशाना है वो हमारा पश्चिमी बंगाल है। पश्चिमी बंगाल में ये बार बार हारे हैं। पिछली विधानसभा में इतनी ताकत लगाई थी दीदी और दीदी का, जिस तरह का उसके लिए शब्द नहीं है, भोंडा आलाप जो किया था खुद हमारे प्रधानमंत्री ने, उसके बाद ही वहां हारे। फिर लोकसभा में भी हारे वहां पे। इनका सबसे बड़ा टारगेट जो है वो बंगाल है कि बंगाल में किस तरह से बीजेपी को ताकतवर बनाना, और उसके लिए पड़े चाहे हिंदू मुसलमान के नैरेटिव को किसी भी स्तर पर ले जाना पड़े, चाहे उसे बांग्लादेश के नैरेटिव का भी उपयोग करना पड़े, हम करेंगे। ये कोई अच्छी बात नहीं है। देखिए हमारे पड़ोस में जब तक कांग्रेस की सरकार होती थी सब कुछ ठीक ठाक था। कांग्रेस को बहुत गालियां देते हैं, दे और दे गालियां, लेकिन कांग्रेस इस बात को समझती थी कि अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखना बहुत जरूरी है। और वो इसलिए है कि आज जिस बात की चर्चा हो रही है
कि किसने वहां पे सरकार गिराई या किसका वहां पे प्रभाव था या किसने ये सब किया, सब उसको जानते हैं। दुनिया में एक ही बड़ी ताकत है, उसका हमेशा से ये रूप रहता है, हमेशा से ये रोल रहता है, उद्देश्य रहता है कि हर जगह उसकी सरकार हो, उसकी कठपुतली सरकार हो। कहीं भी यूरोप लड़ने नहीं जाता है, इंग्लैंड लड़ने नहीं जाता है, हर जगह अमेरिका की सेना ही उतारी जाती है। यूक्रेन में क्या हो रहा है आज? यूक्रेन को बर्बाद करके छोड़ दिया इन्होंने। एक नया देश बना था, रूस का पड़ोसी था, उसको इतना भड़काया कि आज यूक्रेन खत्म होने की कगार में पहुंच चुका है और अब प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं। देखिए, ये जो होती है, चाहे राष्ट्रीय राजनीति हो और चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, उसमें बड़े दिल के साथ में काम करना पड़ता है। उसमें देश के राष्ट्रीय जो हमारे सवाल हैं, हमारे हित हैं, उनको व्यापक रूप में देखना पड़ता है। हिंदुस्तान की जो ताकत है वो उसकी विविधता में है, इसीलिए हम कहते हैं विविधता में एकता। शकील जी, एक सवाल है कि आम आदमी पार्टी को नहीं बुलाना, इसकी क्या प्रतिक्रिया थी संसद में? आम आदमी पार्टी के 10 सांसद राज्यसभा में और 3 सांसद लोकसभा में हैं। एक किसी को मतलब इनवाइट तक नहीं करना, राष्ट्रीय पार्टी है। आज आप आम आदमी पार्टी को नहीं बुलाते हैं, कल कांग्रेस को नहीं बुलाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? तो बहुत गंभीर प्रतिक्रिया थी इसकी। किसी को भी बात अच्छी नहीं लग रही थी, किसी को भी बात समझ में नहीं आ रही थी कि इसका कारण क्या है, क्यों नहीं बुलाया आपने। और आपने कहा कि कांग्रेस को नहीं बुलाएंगे। कांग्रेस के साथ तो ऐसा हो चुका है कि अभी 4-5 साल पुरानी बात है, राहुल गांधी को, कांग्रेस के नेता को, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता को 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में पीछे बिठा दिया था। अभी बिठाया था। अभी भी जो है वो नेता प्रतिपक्ष को जिस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, सब बताने की बातें नहीं। आपने सवाल उठाया तो लोकसभा में रोज जो है उनके साथ जो टोका टोकी की जाती है, उन्हें बैठने का तरीका बता रहे हैं। इस संसद में कौन बड़ा नेता किस तरह बैठता है, किस तरह व्यवहार करता है, हम यह बताना नहीं चाहते, सबको मालूम है। नहीं, हम तो चाहते हैं शकील जी, माफी चाहता हूं मैं टोक रहा हूं, हम तो चाहते हैं कि वहां जो चल रहा है प्लीज बताइए, क्योंकि आपसे बेहतर कौन बताएगा। बाकी तो हम तमाम साथी समीक्षा कर ही लेंगे। आप अगर वहां जो कुछ चल रहा है वो बताइए, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सदन के अंदर हम सब रोज नहीं जाते हैं, आप रोज जाते हैं, वहां रहते हैं सुबह से शाम तक, आपसे बेहतर और कौन बताएगा। इसलिए भी ये जानना जरूरी है, क्योंकि राहुल गांधी जब भाषण देने आते हैं या राहुल गांधी के ऊपर जो टिप्पणी होती है, वो टिप्पणियां किस ढंग की हो रही हैं। देखिए, भाषण में आधिकारिक तौर पर कहा जाता है कि आपको पढ़ के आना चाहिए, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपको ये नियम सीख लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, आप ये मत भूलिए कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं। ऐसी टिप्पणियां खूब हो रही हैं। आप यहां इतना ही नहीं, आपने ये कह दिया है जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है, यहां तक वहां। तो इसलिए जरा आपसे समझना चाहता हूं कि और जो कैमरे पे है, क्योंकि कैमरे भी तो हटाए जाते हैं, जो कैमरे पे नहीं है, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, वो जरा बताइए। कैमरे हटाए नहीं जाते, कैमरे उस पर फोकस ही नहीं किए जाते जो नहीं दिखाना हो आपको। तो ये सारी जो चीजें हैं कि राहुल गांधी कैसे बैठे हैं, राहुल गांधी किससे बात कर रहे हैं, आगे राहुल गांधी से कौन बात कर रहा है, उसके ये लोग मजे लेने के लिए, ये बताने के लिए कि राहुल गांधी जो है वो संसदीय गरिमा को नहीं समझ रहे हैं, ये सब करा जाता है। और ये जो है आज थोड़ी करा जा रहा है, ये तो इन लोगों ने उससे पहले भी कई बार किया है। सुषमा स्वराज इस काम की मास्टर थी। वो तो उच्चारण को लेके जो गांव के लोग आते थे, जो अभी बोलना फिर वही बात है कि ये सब चीजें छोटी बातें होती है, कभी करी नहीं। अब जैसे कोई सा को श बोलते हैं, र कोड़ा बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं। 2014 का जो शपथ ग्रहण समारोह था प्रधानमंत्री मोदी का, उसमें हमने बोला था ऐसे टीवी के ऊपर कि एक भी सांसद, एक भी मंत्री ले रहे थे शपथ, प्रधानमंत्री सुषमा स्वराज को छोड़ के सही हिंदी का उच्चारण नहीं कर रहा था, इंक्लूडिंग भारत के प्रधानमंत्री पहली बार बनने जा रहे नरेंद्र मोदी जी भी। नरेंद्र मोदी जी का भी उच्चारण सही नहीं है। लेकिन इसको लेके टीका टिप्पणी या बोलना, हिंदुस्तान में 50 बोलियां बोली जाती हैं, हर अलग अलग तरह के उच्चारण है। और
हिंदी में भी एक मानक उच्चारण आज तक नहीं है। मानक उच्चारण नहीं है, जिस तरह अंग्रेजी में है, जिस तरह उर्दू में है, नहीं है। तो इन सब को लेके लोगों को नीचा दिखाना या उनके ऊपर हमला करना कोई अच्छी बात नहीं है। और ये सब जो है, अगर कोई दूसरा करता है, दूसरे की गलतियां हैं, तो उन्हें बताना भी कोई शोभनीय बात नहीं है। अभी निशिकांत दुबे ने क्या करा? जो प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कोई अंबानी की शादी में नहीं था, उन्होंने कह दिया कि प्रियंका गांधी वहां थी। इससे पहले सोनिया गांधी के बारे में कहा गया कि वो सहारा श्री के लड़कों की शादी में थी। उस वक्त हमने लिखा भी उसके बारे में, तो एक सोशल मीडिया पे अखबार ने अपना लिख के कि हाँ साहब वो गलती हो गई, जबकि वो जानबूझ के किया था। हमारे लिखे में टिप्पणी करने के लिए किया था। जब हमने लिखा था उस वक्त कि सहारा श्री की शादी में कोई नहीं गया और प्रधानमंत्री उस वक्त के वाजपेयी गए, उस वक्त के प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी गए, और सहारा श्री ने बहुत कोशिश करी कि सोनिया जी नहीं आ रही हैं तो राहुल को या प्रियंका को पहुंचा दे। सोनिया जी ने मना कर दिया कि नहीं, इस तरह के प्रदर्शन की शादियों में सार्वजनिक रूप से जहां पैसे का व्यय होता है और दिखाया जाता है, वहां पे हम लोग नहीं जाते हैं और न किसी को जाना चाहिए। आपकी शादी मुबारक हो आपको, ठीक है। नहीं गए वहां तो क्या लिखा? अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक बड़े अखबार ने लिखा था कि सोनिया जी वहां थी। इसी के संदर्भ में लिखा था अंबानी के संदर्भ में कि अंबानी की एक शादी हो रही है, एक सहारा श्री की थी, उसमें वाजपेयी जी और आडवाणी जी और फलाने और सोनिया जी भी गई थी। तो हमने लिखा कि भाई नहीं थी वो, तो अखबार में तो कर नहीं सकते थे, कर भी सकते थे, नहीं करा उन्होंने। एक ट्विटर में डाल दिया छोटा सा कि हाँ वो आपका हमने देखा और वो नहीं गई थी, लेकिन अभी फिर कह दिया उन्होंने। तो ये बात तो रिकॉर्ड में आ गई ना कि प्रियंका गांधी गई थी वहां पे। क्यों करते हैं ये लोग ऐसा? ये लोग खुद को जस्टिफाई करने के लिए करते हैं कि साहब हम गए तो क्या हुआ, ये भी जो गए थे। जबकि ये लोग अपने उन सर्वोच्च मूल्यों पे हमेशा कायम रहते हैं कि सार्वजनिक जीवन में इस तरह से पैसे का व्यय नहीं होना चाहिए, तामझाम नहीं होना चाहिए। शादी विवाह पारिवारिक चीजें हैं, सादगी के माहौल में होना चाहिए। और ये लोगों ने की। जवाहरलाल नेहरू से लेके प्रियंका गांधी की लास्ट शादी थी, सब शादी सादगी से हुई हैं। सिर्फ परिवार के लोग थे या गिने चुने दोस्त लोग, मित्र लोग, इसके अलावा किसी को इनवाइट नहीं करते। करना भी नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन ये लोग जाएं अच्छा है, कोई बात नहीं, चलिए। लेकिन इसमें ये झूठ क्यों बोलते हैं? ये बोलते हैं नहीं जी सोनिया जी भी थी, नहीं जी प्रियंका जी भी थी। आज कांग्रेस ने इसका बड़ा जबरदस्त विरोध किया है। निशिकांत दुबे ने कैसे कह दिया? ये विशेषाधिकार हनन का मामला है। एक कि प्रियंका गांधी सदन की मेंबर नहीं है, उनका नाम ले लिया आपने, और अंबानी का रोज कहते हो कि अंबानी का नाम नहीं आ सकता, निशिकांत दुबे अंबानी का नाम ले रहे तो चलेगा वो, और प्रियंका का भी चलेगा। और सफेद झूठ कि वो वहां थी। तो ये तो इनकी राजनीति जो है वो ऊंचे स्तर पे आ ही नहीं रही है। आज बांग्लादेश की हम बात कर रहे हैं, बहुत ही खराब सीन है। हमारे लिए तो सबसे ज्यादा खराब सीन है कि हमारे पड़ोस में कोई भी देश अब ऐसा नहीं बचा जिसमें हम विश्वास कर सके। एक ले दे के बांग्लादेश हुआ करता था, लेकिन अब वो भी नहीं है। मालदीव जैसा छोटा देश जो है वो भी हमने खराब कर दिया। नेपाल स्वाभाविक मित्र कहते थे हम तो उसको, नेपाल को। वहां पे भी चीन के प्रेशर में और चीन के इन्फ्लुएंस में आज वो आ गया है। देखिए ये जो झूठ की राजनीति है, झूठा नैरेटिव सेट करने की राजनीति है, सांप्रदायिक मुद्दों पर अपने समर्थकों को ध्रुवीकरण करने की राजनीति है, ये देश के लिए किसी भी तरह से हितकारी नहीं है। ये लंबे समय तक चल ही नहीं सकती किसी भी तरह से। जी। पाकिस्तान के बर्बाद होने का एकमात्र कारण यह है। आज इसको क्यों फेल्ड स्टेट कहा जाता है? आज वो बांग्लादेश की तबाही से इसीलिए खुश हो रहा है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। उसके पास क्या है करने के लिए? पाकिस्तान क्यों फेल हुआ? क्योंकि एक बार फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि इस पाकिस्तान को 3 ए चलाते हैं, उन 3 ए ने तबाह कर दिया। जी। एक अमेरिका और एक आर्मी और एक अल्लाह। उसने कहा 3 ए हैं, अमेरिका, आर्मी, अल्लाह। अल्लाह से मतलब धार्मिक ताकतें।
तो ये सारी चीजें जो है किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं होती हैं। हमारे यहां जो है इतना झूठ फैलाया जा रहा है बांग्लादेश को लेके। अभी वो हमने देखा कि आरएसएस का वो अखबार है 5 जन, वो लिख रहा था, बहुत सारे भक्त लिख रहे थे कि वहां दिल्ली में दीवारों पे पाकिस्तान जिंदाबाद लिख दिया मुसलमानी हुकूमत। वो बताया गया कि नहीं, उसका लिखने वाले का नाम जसवंत सिंह था जिसने लिखा है, पकड़ लिया गया जसवंत सिंह को। तो ये जो है बहुत ही खतरनाक स्थिति है। आज बांग्लादेश की हम बात कर रहे हैं, शेख मुजीबुर रहमान हम लोगों के हिंदुस्तानियों के दिल में भी बसे हुए हैं क्योंकि हमने उनकी सहायता दी थी। उनके स्टेचू को तोड़ना हम लोगों को बड़ा दुख दिया, लेकिन ये सवाल हमारे यहां भी लोग सदियों से, बहुत सालों से पूछते चले आ रहे हैं कि हिंदुस्तान में किसकी मूर्तियां सबसे ज्यादा तोड़ी गई है? किसी की बात जवाब, इंडिया में किसकी मूर्तियां सबसे ज्यादा तोड़ी गई? अंबेडकर और गांधी, इन दोनों की तोड़ी गई। किस तरह जब भी मौका मिलता है, और तोड़ने वाले कौन है? वो एक ही लोग हैं, कोई अलग अलग लोग नहीं है। एक ही विचारधारा के, एक ही पार्टी से जुड़े, एक ही संगठन से जुड़े लोग हैं जो अंबेडकर की भी तोड़ते हैं और गांधी की भी तोड़ते हैं। हमारे यहां एक सांसद जो है वो खुद ही कहती थी कि मैं गोडसे के अनुयायी हूं, प्रज्ञा सिंह भोपाल वाली। जी बिल्कुल, मैं गांधी को नहीं मानती। तो ये सब 10 साल में गांधी के खिलाफ जितना जहर फैलाया गया, अंबेडकर के खिलाफ भी आपने कहा कि एक आरक्षण को लेके, तो आरक्षण को लेके जो हमारे यहाँ एक फैसला आया है उस पर भी गवर्नमेंट को आना चाहिए था, अभी तक सामने नहीं आई है। मोदी जी नहीं आए हैं और वो आपको अंदर ही अंदर सुलगा रहे हैं, सुलगाए जा रहे हैं उस बात को। किसका क्या पक्ष है क्या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन सरकार को एक स्टैंड लेना चाहिए था, बताना चाहिए था कि ऐसा है ऐसा नहीं है, ये करना है या नहीं करना है। नहीं आ रहे। मोदी जी को आज खुद आना चाहिए था, संसद के अंदर दोनों सदनों में आके अपना बयान देना चाहिए था, सुमोटो देना चाहिए था, देश को विश्वास में लेना चाहिए था, ऑल पार्टी मीटिंग में उनको आना चाहिए था। आप इस मसले पर भागकर कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ जो है वो उन ताकतों को बढ़ावा देंगे जो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव चला रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहां बहुत कुछ समझने की जरूरत भारत को है, और क्या हो रहा है बांग्लादेश में उसका क्या असर भारत पर पड़ रहा है, और भारत की सरकार को इस वक्त क्या कुछ करने की जरूरत है, ये सब हम समझ रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए। और हमारे साथ तमाम साथी बने हुए हैं। अनिल सिन्हा साहब, आपके पास आना चाहता हूं, आपसे भी समझूं जरा कि क्या कुछ आप देखते हैं यहां आज ऑल पार्टी मीटिंग, उस मीटिंग में आम आदमी पार्टी को नहीं बुलाना, वहां से लेकर राहुल गांधी तक, ये सारी चीजें जो हैं, जरा आपकी समीक्षा। तो ज्यादा तो आपने जो कहा कि समझना है किसको, तो सबसे ज्यादा भारत को समझना है, क्योंकि बांग्लादेश में या जो भी नेबरिंग कंट्रीज में जो भी हो रहा है उसको सबसे ज्यादा हमको ही समझना चाहिए। एक तो ये है कि हमारी जिम्मेदारी भी है इसको समझने की। मुझको लग रहा है क्या कि जो हम बांग्लादेश को समझने में जो सरकार भूल कर रही है, या आरएसएस या जो हिंदू मुसलमान करना चाहती है, बीजेपी और आरएसएस के जो संगठन है उनके अखबार, उसके अलावा हम लोगों में भी, हम लोगों को लग रहा है कि थोड़ा कंफ्यूजन है। एक तो आप समझ लीजिए कि स्ट्रीट पर, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, थोड़ा सा ये लगेगा, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि स्ट्रीट पर लाखों लोग सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से आते हैं। वहां की इकोनॉमी बहुत खराब हालत में है, वहां की आमदनी लगातार घट रही है, ये बहुत बढ़ गया है। और शेख हसीना जिस तरह का सरकार चला रही थी वो सरकार डेमोक्रेटिक नहीं था। चुनाव जिस तरह से करवाए उन्होंने, उस चुनाव में धांधली के भयंकर आरोप हैं, करप्शन भी बढ़ गया था। दूसरा है क्या कि आरक्षण का आप सवाल 1971 में वो ये क्या कहते हैं वार हुआ, और उसके परिवार को 30% अभी कह रही है, एक वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट किया था उन्होंने, करना चाहती थी और किया हुआ था। तो वो सेकुलर थी, ये क्या कहते हैं प्रोग्रेसिव थी, उन्होंने इकोनॉमी को लाया। लेकिन ये सारे कुछ के अलावा उनका रवैया इस बारे में जो काफी पहले से लोग उनको सचेत करते आ रहे हैं, जो भी बाहर के लोग, मतलब सिर्फ बांग्लादेश के नहीं, जो प्रोग्रेसिव लोग हिंदुस्तान के हैं, कुलदीप नैयर वगैरह सब लिखते रहे कि शेख हसीना जिस तरह से सरकार चला रही है अल्टीमेटली बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि डेमोक्रेटिक नहीं है अपने बिहेवियर में। ये आपको मैं कोट कर रहा हूं। तो इसीलिए ये बात को भी समझना चाहिए, हालात इस तरह आए कि वहां उसको संभाल नहीं पाई वो, और लास्ट में उन्होंने जो किया, जो स्ट्रीट पे प्रोटेस्ट हो रहा है उसको समझने की जरूरत थी, उसको उन्होंने मिसहैंडल किया,
उसके खिलाफ आरोप लगाए, वही रवैया जो रवैया आप गाहे बगाए या यहाँ हिंदुस्तान में कई बार देखते हैं। तो ये इसका नतीजा था। एक तो है कि पीपुल्स प्रोटेस्ट है, इसको समझना चाहिए। दूसरा ये भी आपको हम लोगों को जान लेना चाहिए फैक्चुअली कि वहां बीएनपी जो है वो नहीं लीड कर रही है इस ये को क्या कहते हैं मूवमेंट को, वो स्टूडेंट जो है वो लोग लीड कर रहे हैं। इसमें काफी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वहां के, प्रोफेसर्स हैं, वो भी उनको सहायता कर रहे हैं। एक मास प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हो गया। अब वो उसका रूप आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ जैसे केजरीवाल को समर्थन मिला था या जो मतलब नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस को पीछे उसके कुछ संगठन थे, उसी तरह से जो जमाते इस्लामी या बीएनपी या जो वेस्टर्न इंटरेस्ट है वहां का कॉमनल है, ये ऑथोरिटेरियन इंटरेस्ट है, वो भी उसके पीछे लग गया। अभी आपको मैं नाहिद इस्लाम जो सबसे बड़े नेता कोऑर्डिनेटर है उस मूवमेंट के, उसको कोट कर, मैं कल से जब से ये घटना हुई लगातार मतलब मिनट टू मिनट उसकी खबर देख रहा हूँ इंटरेस्ट से। मेरा कोई उसमें ये नहीं है, वो इंटरेस्ट में मैंने वहां के जो अखबार हैं वो सब अखबार मैंने पढ़े हैं। वो वहां लगातार नाहिद इस्लाम जो ये कम ने वो दो आज उन्होंने लोगों को मतलब कल रात में ही उन्होंने लेट नाइट ये किया, क्या कहते हैं, अपील किया लोगों से कि सब लोग निकल कर आए और पब्लिक प्रॉपर्टी और कम्युनलिज्म ये जो है इसके पब्लिक प्रॉपर्टी का जो वेंडलिज्म हो रहा है उसको जो नुकसान पहुंचा रहा है उसके खिलाफ और इसके खिलाफ हमको करना है। और उन्होंने जो प्रेसिडेंट है उससे भी अपील की और उनको कहा भी, अभी मीटिंग उनकी चल रही है वहां, उसमें उन्होंने कहा भी है कि आप रिस्टोर करो और हम आपके साथ हैं। ये जो है पब्लिक प्रॉपर्टी की लूट और इसके दूसरा है लेख पर लेख आ रहे हैं बंग बंधु की जो मूर्ति गिराई गई है उसके विरोध में। यूनुस जिसका नाम जो चीफ ये एडवाइजर के रूप में आने वाले हैं इंटरिम गवर्नमेंट के, करीब करीब तय हो गया है। उन लोगों ने मतलब स्टूडेंट्स ने इसकी मांग रखी थी, वो उन्होंने स्वीकार कर लिया। पहले नहीं मांग रहे थे, वो पेरिस गए हुए हैं, वो जल्दी आएंगे तो वो करेंगे। उन्होंने भी ये बात कहा क्या कि जो बंग बंधु की लिगेसी है उसको शेख हसीना ने खत्म किया। तो वो वहां जैसे हमारे यहाँ गांधी जी के लोग खिलाफ हैं उसी तरह से वहां भी लोग खिलाफ, और वो एक तबका जो रहा है प्रो पाकिस्तानी उनके खिलाफ करता रहा है और वो उसका फायदा उठाया। तो वहां भी फाइट चल रही है। जो पीपुल्स ये क्या कहते हैं अपसर्ज है उसको लीड करने वाले लोग, प्रोग्रेसिव लोग, और दूसरा एक वहां का जो इस कम्युनल एलिमेंट्स है उसके खिलाफ। तो हमको इस तरह से ब्लैक एंड व्हाइट में, और हमारे यहाँ क्या चल रहा है, आपने कहा कि भारत को समझना चाहिए। भारत को हमारे यहाँ अभी हिंदू मुस्लिम आप जाके डिबेट देख लीजिए, वो 2 लोगों के रंगपुर में हत्या हुई हिंदू, और उसके बाद कुछ मंदिरों पर आक्रमण, वो वहां का अखबार छाप रहे हैं। हमारे से तो बेहतर है वो जो वहां का अखबार, उन्होंने डेली स्टार ने तुरंत उनकी रिपोर्ट छापी कि किन किन जगहों पर हमला हुआ, एक एक रिपोर्ट छपी है और उसके खिलाफ लिखा है एडिटोरियल। और उसके बाद वहां पर एक राहुल दा करके हैं, राहुल आनंद ऐसे कुछ नाम है, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, वो बहुत बड़े सिंगर हैं, वहाँ आइकन है वहां के, जौलेर क्या कहते हैं कोई बैंड है उनका, मतलब उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक बहुत ये उसमें सब लोग हैं। उन पर उनके घर पे लूट किया इन्होंने, तो उस पर जो है जबरदस्त रिएक्शन आया है वहां के मीडिया में और वहां के इंटेलेक्चुअल जो सर्कल है। और तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा अवामी लीग का वो कोई क्या कहते हैं मतलब हिंदू मंदिर है या हिंदू का ऑफिस है, उनके उन्होंने जला दिए वो ऑफिस। तो वो वहां 2 तबका है जो कर रहा है, अवामी लीग से सेटल कर रहा है स्कोर, और दूसरा है क्या कि कम्युनल एलिमेंट भी है, बीएनपी के समर्थक हैं, जमाते इस्लामी के है, जिसके खिलाफ लड़ाई चल रही थी। तो इसीलिए हमको उसको ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखना चाहिए। और हिंदू मुस्लिम की ये जो नैरेटिव अभी क्या चला रहा है ये कि ये पूरा जो बांग्लादेश में है वो हिंदुओं के खिलाफ आंदोलन, ये कोई हिंदुओं और इसके कारण नहीं हुआ स्ट्रीट पर लोग आए। स्ट्रीट पर आने के बाद जो सिचुएशन आया है उसकी वजह से वो एलिमेंट्स जो कम्युनल एलिमेंट्स है, निश्चित तौर पर बांग्लादेश में, हमारे यहाँ नहीं है क्या कम्युनल एलिमेंट्स, उन्होंने वो वैसे ही किया है। अभी हम लोग उसको कलर देना चाहते हैं, कलर दे रहा है इंडियन मीडिया कि ये हिंदुओं के खिलाफ और भारत विरोधी आंदोलन। एकदम नहीं, ये एकदम डेंजरस नैरेटिव है। मैं इसको, और ये इस तरह के प्रचार जो सारा डिबेट चालू है कि हिंदुओं पर आक्रमण किया गया, 2 लोगों की और उनके जो लोग मारे गए, अवामी लीग के ऑफिस बियरर्स की हत्या हुई है,
लोगों के लगातार पुलिस की 13 पुलिस को मार दिया लोगों ने स्ट्रीट पर। तो ये जो वो क्या हिंदू थे, ये कोई कम्युनल अपसर्ज नहीं है, ये बात एकदम समझना चाहिए। इसके पीछे जरूर बहुत सारी शक्तियां होगी जो कि काम करता है। दूसरा एक और बात समझना चाहिए हम लोगों को पुराने तरीके से नहीं देख सकते। आप क्या बताएंगे, अरविंद केजरीवाल का कनाडा और अमेरिका में आंदोलन का समर्थन नहीं हो रहा था सोशल मीडिया। अभी वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज है, वो फायदा उठा या नुकसान वो अलग बात है। उसमें जो बांग्लादेशी बाहर रह रहे हैं उन्होंने भी समर्थन किया। इसीलिए हम लोगों को बहुत ही कॉशस, और ये और अब दूसरी तीसरी बात में अब भारत आता हूं। आपने कहा कि ये बुलाने, आप बताइए कि जो ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट के अगर खिलाफ आपको लड़ना है तो आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलेंगे ना। आम आदमी पार्टी को आपने बुलाया नहीं, प्रधानमंत्री आप कौन सा उदाहरण पेश कर रहे हैं ये क्या कहते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव या नेपाल के सामने आप नहीं पेश कर रहे हैं लोकतंत्र। एक समय ऐसा था कि जो भी ये क्या कहते हैं इस सब कंटिनेंट में था, चाहे दलाई लामा हो, चाहे बीपी कोइराला हो, नेपाल के तिब्बत के दलाई लामा या बांग्लादेश के मुजीबुर रहमान, वो भारत आकर के वो आपसे सीखना चाहते थे और आपको उम्मीद भरी नजरों से देखते थे। अभी आपके पास कौन सी उम्मीद भरी नजर से आप देख सकते हैं? आपका रोल मॉडल है। आप वहां भी जो है बांग्लादेश में जो लोग सेकुलर हैं, जो लोग ये कर रहे हैं, चेंज चाहते हैं, उन लोगों के बदले आप मीडिया को क्या जरूरत है कि वो ऑफिशियल लाइन ले? मीडिया को तो सच्चाई दिखानी चाहिए ना। नाहिद इस्लाम का एक भी कहीं स्टेटमेंट आप कहीं दिखाई दे रहा है? कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। और वो ये जो क्या कहते हैं वैंडलिज्म के खिलाफ जो जिस तरह से उनको किया है, तोड़फोड़ के खिलाफ जो वहां चालू है, आपस में जो लोग वो उसको रोकने के लिए कर रहे हैं, उसको आपने दिखाया क्या? उनको बचाने के लिए जो कोशिशें की जा रही है उसको कोई दिखा रहे हैं? जो कहा शकील साहब ने, वो आप पूरा वही हिंदू मुस्लिम नैरेटिव, वो जो बैठ करके अभी मैं सुन रहा था क्या कह रहे थे प्रवक्ता एक सबसे श्रेष्ठ चैनल पे उनका कहना यह था कि ये जो है चूंकि हिंदू संस्कृति में ही डेमोक्रेसी है और ये संस्कृति जब तक इससे जो हटेगा वो ये क्या कहते हैं डेमोक्रेसी नहीं रख सकता। बताइए कि हिंदू संस्कृति या किसी संस्कृति का डेमोक्रेसी से कितना संबंध है, वो आप जरा आपको समझा दीजिए। तो ये नैरेटिव वहां बैठ करके और सारे चैनल से एक ही चला रहे नैरेटिव कि वहां पर एक भारत विरोधी आंदोलन हो रहा है और वहां जो है सो एक हिंदू विरोधी आंदोलन, एकदम गलत है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब भी आप पब्लिक से आप जो बांग्लादेश की जो के नागरिक हैं उसको हिंदू मुसलमान में क्यों बांट रहे हैं? बांग्लादेश के या पाकिस्तान के नागरिक जो हैं वो अपने खिलाफ, अपने शेख हसीना की जो पॉलिसी थी शेख हसीना की, उस पॉलिसी के खिलाफ उन्होंने अपसर्ज किया है और उस अपसर्ज में हर एलिमेंट उसका फायदा उठा रहा है। तो वो फायदा में उन एलिमेंट को आइसोलेट करने में हमको उनकी मदद करनी चाहिए कि हमको ये जो है हिंदू मुस्लिम के नैरेटिव करके एक इस्कॉन का मंदिर का मेहरपुर का क्या कहते हैं विजुअल है जिसमें कि अटैक तो किया। अरे यहाँ क्या स्थिति है? यहाँ तो आप कानून बना रहे हैं लव जिहाद की, आप यहाँ बुलडोजर चला रहे हैं। आप एक अयोध्या में गैंग रेप एक हुआ है, लेकिन आप अयोध्या की नैरेटिव को पूरा फैला रहे हैं और मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। और उसके बाद जो है ये आपका तो ये क्रेडेंशियल है और आप दूसरे को कह रहे हैं। आपको उसका उदाहरण पेश करना होगा कि एक सेकुलर कंट्री है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमारा प्रधानमंत्री सबसे डेमोक्रेटिक है। आप तो हिंदू मुस्लिम वहां जो बांग्लादेश में कम है उसको फैलाना चाहते हैं। ये यहाँ का ये चूंकि इसका फायदा यहाँ वो आप शुभेंदु अधिकारी का देख लीजिए बयान, सीए का। अब आप बताइए आप कि सीए के खिलाफ इतना आंदोलन हुआ, आउट एंड आउट सीए एक डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है और उस लॉ के पक्ष में अब कहा जा रहा है कि बांग्लादेश से जो लोग आएंगे आप उसका क्या करेंगे? सीए लोग पूछ रही है आपकी ये क्या कहते हैं एंकर कि सीए के खिलाफ ने तो आपने बहुत आंदोलन चलाया इंडिया गठबंधन के किसी प्रवक्ता से, तो आप जो है अब क्या कहेंगे? अब उन पर अत्याचार नहीं हो रहा। अब बताइए ये कोई नैरेटिव है? सीए एक डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है, इसके खिलाफ लोगों ने आंदोलन किया और सही आंदोलन था। तो अब उसकी आड़ में आरएसएस का एजेंडा हिंदुस्तान में चलाया जा रहा है, शकील जिनका ये मीडिया कर रहा है, ये बहुत ही नुकसानदेह है। हमको वो जो मास अपसर्ज है
उसका उनका एक तो है क्या कि वहां के लोगों की तकलीफ समझनी चाहिए। आप बताइए कि छात्र आंदोलन हुआ, पुलिस ने किस तरह हैंडल किया, उसको उन्होंने रजाकार कहा, उसको उन्होंने आतंकवादी कहा। वही सेम रवैया कि जो भी स्टेट के खिलाफ आंदोलन करेगा, उनका कोई कम्युनल एजेंडा था, ये उनका साफ एजेंडा था कि आरक्षण। आप बताइए 56% आरक्षण, वो भी सेना के लोगों को आरक्षण है, उसमें दिया था उन्होंने दिया था क्या कहते हैं 30% जो ये आजादी आंदोलन मतलब 1971 बार में मुक्ति योद्धा, उनको ये बताइए, ये कोई निश्चित तौर पर जहां बेरोजगारी बढ़ी हुई है, जहां महंगाई आई हुई है, छात्रों को भविष्य नहीं लग रहा है, वो आएंगे स्ट्रीट पर। तो ये हम लोगों को अपना रवैया भी बदलना चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखना चाहिए कि भारत को नुकसान हो रहा है इसीलिए कि इतनी बड़ी घटना चल रही थी, लेकिन हमारा कोई रोल नहीं हो पाया, हम रोल मॉडल नहीं बन पाए। वो जो है सो वहां के छात्र जो है हमारे मीडिया या हमारी तरफ देख नहीं पाए। ये 146 करोड़ या 45 करोड़ के लोगों का जो मुल्क है, जहाँ की कंटिन्यूअस एक डेमोक्रेसी, जहाँ गांधी, अंबेडकर, नेहरू, जयप्रकाश नारायण जैसे लोग रहे हैं, उसकी एक बड़ी लीगेसी है। उसकी तरफ नहीं देख करके अगर उनको दूसरी तरफ झांकना पड़ रहा है, तो हमको अपने अंदर भी झांकने की जरूरत है। या और अगर वो चाइना की तरफ, अगर मैं नहीं जानता, अभी तक कोई ऐसा ये नहीं आया है उनका जो मैंने स्टडी की कि वो चाइना और क्या कहते हैं पाकिस्तान के किसी रहनुमा या हुक्मरान के पक्ष में नारे लगा रहे हैं। अच्छा, दूसरा है कि एक भी कॉमनल नारा लगाते हुए स्ट्रीट पर छात्रों को मैंने नहीं देखा, कम से कम उनके कई विजुअल्स मैंने देखे। तो हम लोगों को इवेल्युएट भी ठीक से करना चाहिए, और हम लोगों को ये क्या कहते हैं मतलब ऐसी इमेज अपनी पेश करनी चाहिए उनके सामने, जो कि जिससे वो सीखे, उनको लगे कि ये है। आप वो तो वहां कर नहीं पा रहे हैं, उसके बाद पूरा जो वहां चेंज आएगा उसके खिलाफ आप एक ये शुरू कर देंगे, कैंपेन शुरू कर देंगे। पाकिस्तान के साथ यही है, पाकिस्तान में इतना उथल पुथल हो रहा है, लेकिन हमारी तरफ वो देख नहीं पा रहे हैं, इसीलिए कि हम पाकिस्तान शब्द और पाकिस्तान के लोगों को ही हम डेमोनाइज कर रहे हैं। हम उनके लोगों से सेना के खिलाफ या वहां जो कम्युनल एलिमेंट है उसके खिलाफ लड़ने के बदले पूरे के पूरे कौम को ये बोल रहा है। क्या बोल रहा है? हिंदू संस्कृति, इसका मतलब भी इस्लामिक जो मुसलमान है वो डेमोक्रेटिक नहीं होता है, वही बोल रहे हैं वो, और यही नैरेटिव फैलाना चाहते हैं। ये नैरेटिव को हमको विरोध करना चाहिए, और हमको जो वहां पर स्थिति चल रही है उसका ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करना चाहिए। और वहां दो फोर्सेस जैसे सब जगह है वैसे है, एक मास अपसर्ज हुआ है जिसमें दोनों, अब मोहम्मद यूनुस को क्या कहते हैं ये बीएनपी का आदमी है, या मोहम्मद यूनुस को ये सेक्टेरियन आदमी है? नहीं है, उनको उन्होंने छात्रों ने चुना है। वहां फाइट चल रही है, दोनों बीएनपी भी कंट्रोल करना चाहती है और वो लेना चाहती है उसका फायदा, लेकिन छात्रों ने उसे रोका हुआ है। और उसके बाद अवामी लीग का तब कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि वो एक्सट्रीमली अनपॉपुलर हो चुकी है। तो अब ये दूसरा है क्या कि शेख हसीना वाजेद ने अगर अपनी गलतियां की है तो अपनी गलतियां उनकी हुई हैं, इसमें वो अपना बांग्लादेश के लोग को तय करने देंगे। हम उसमें वो ठीक है, उनकी नीतियां हमारे पक्ष में थी। हाँ, ये डेवलपमेंट हमारे लिए डिफिकल्ट है और बहुत ही ये आएगा, समस्या पैदा करने वाला है। वहां से लोग माइग्रेट भी करना चाहेंगे। हिंदुओं को ज्यादा असुरक्षा हुई है क्योंकि जो कम्युनल एलिमेंट्स है इसका फायदा उठा रहे हैं। तो वहां एक बेहतर स्थिति बहाल हो, इसमें हमारा मीडिया का कम से कम बेहतर रोल होना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। बिल्कुल सही, मीडिया का रोल यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह से जो आप जिस तरफ चिंता जाहिर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही, कि सुबह से इस पर इस ढंग से खबर चलाई जा रही है, बनाई जा रही है, दिखाई जा रही है और इस पर डिबेट्स हो रहे हैं, जैसे हिंदू मुसलमान का मामला और यहाँ पर वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू और यहाँ पर के अल्पसंख्यक मुसलमान और वहाँ का जो भी वहाँ हो रहा है, हम और आप देख नहीं रहे हैं, लेकिन जो भी विजुअल्स आ रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं, जो बातें सुनाई दे रही हैं, उस आधार पर यहाँ उन चीज़ों को और उसमें यानी कि आग में घी डालने की कोशिश हो रही है। यह हमेशा होती रही है और देश की सियासत और ख़ासकर मीडिया पिछले 10 साल से किस ढंग से काम कर रहा है, जिसको लोगों ने गोदी मीडिया कहना शुरू कर दिया, ये आप और हम देख रहे हैं अनिल सिन्हा जी। तो इस पर और इसीलिए इस डिबेट में अभी जो हम चर्चा कर रहे थे, मैं उस दिशा में जा ही नहीं रहा था। मैं सच बताऊं तो अभी तक मैंने
मैंने आप लोगों से मीडिया पर कोई सवाल नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि ये जग जाहिर है कि कहीं ना कहीं से आप खोज के हिंदू मुसलमान के सूत्र को यहां बांधने और उसके बाद तोड़ने की कोशिश करेंगे, और वही करता रहा है मीडिया, वो अपना काम कर रहा है। तो उस दिशा में न जाकर उसका भारत पर क्या असर होगा, भारत के अंदर क्या हो रहा है, भारत को कैसे सचेत रहने की जरूरत है, नरेंद्र मोदी की सरकार को यहां क्या कुछ करने की जरूरत है, विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष कितनी मदद कर रहा है, इन तमाम मसलों को यहां हम समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी चीज जो बांग्लादेश में है, छात्रों का एक आंदोलन कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ गया, कैसे एक छोटी सी बात जो है आग में तब्दील हो गई, और वहां आप और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, लगेगी आग तो कई घर आएंगे जद में, सुना ही आप लोगों ने। और यहाँ सिर्फ हमारे मकान थोड़ी है या तुम्हारा ही मकान थोड़ी है। तो ये बात वही है कि वो वहाँ भी, चाहे वहाँ मंदिर मस्जिद तोड़े जाएंगे तो मंदिर भी तोड़े जाएंगे, हमारे घर पर आग लगेगी तो पड़ोसी के घर में भी आग लगेगी, ये सब कुछ वहाँ हो रहा है, क्योंकि अब वो चीज़ें आपके हाथ से बाहर हैं। अब वहां से शेख हसीना को बाहर निकलना पड़ गया, इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता है। समय रहते शेख हसीना को इन चीजों पे कंट्रोल करना चाहिए था, जो आप कह रहे थे, तमाम बातें सही हैं, लेकिन भारत में इसमें क्या कुछ हो रहा है और क्यों इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है, ये समझना भी जरूरी है। आपकी चिंता जाहिर जो कर रहे हैं आप बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी सुन रहे हैं? अमलेंदु जी, क्या कुछ, कैसे आप देखते हैं भारत के रोल को? राजीव जी, देखिए, भारत का रोल अभी तो मुझे लगता है कि ठीक रोल है अभी फिलहाल की जो परिस्थितियां उसमें, और एक देश के तौर पे हमको सोचना होगा, चूंकि हमारे पड़ोस का मसला है, तो विदेश नीति हमारी साझी विदेश नीति होती है, और विदेश नीति किसी पार्टी की नीति नहीं होती है। विदेश नीति को लेकर के भले ही देश के अंदर कोई राजनीतिक दल अपनी अंदरूनी राजनीति करे, वो एक अलग मसला हो सकता है, लेकिन जब विदेश नीति का मसला आएगा तो फिर विदेश नीति सबकी साझी विदेश नीति होगी। और मुझे लगता है कि शायद सरकार ने बहुत समझदारी का निर्णय लिया आज सुबह ही सर्वदलीय बैठक बुलाकर, हालांकि उसमें अंदरूनी राजनीति भी चली गई और वो आम आदमी पार्टी को नहीं बुलाया गया, लेकिन ये अंदरूनी राजनीति थी। लेकिन जो विदेश नीति के मसले पे था, मुझे लगता है कि वो सबको बुलाकर एक ठीक कदम था, और विदेश नीति के तमाम मसलों पर इसी तरीके के कदम उठाए जाने चाहिए। ईरान में भी जो कुछ हुआ उसके साथ उस समय भी ये सर्वदलीय बैठक बुलाई जा सकती थी, और ईरान के मसले पे भी हमको बातचीत करनी चाहिए थी। रूस और यूक्रेन का जब मसला हुआ तो पप्पा ने बात रुकवा दी, इसके बजाय हमको इस पे बातचीत करनी चाहिए थी सर्वदलीय बैठक बुलाकर, कि रूस और यूक्रेन के मसले पे भारत का रुख क्या होगा, हम किसके साथ खड़े होंगे या कितनी दूरी हम किससे बनाकर चलेंगे। लेकिन चूंकि विदेश नीति को हम यहाँ अंदरूनी राजनीति में इस्तेमाल कर लेते हैं अपने चुनावी फायदे के लिए, तो उसके नुकसान होते हैं। कुल मिलाकर राजीव जी, जो भारत की चिंताएं हैं बांग्लादेश को लेकर, वो चिंता ये है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो ठीक है कि खालिदा जिया ने क्या किया वहाँ, या शेख हसीना ने वहाँ क्या किया, कौन उसको आंदोलन को कर रहे हैं, कौन उसको नहीं कर रहे हैं। सवाल ये है कि भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध अब कैसे होंगे जब शेख हसीना वाजिद और नई अनरेस्ट वहाँ हो रहा है, उसके बाद भारत के प्रति वहाँ क्या रुख होगा लोगों का, और वहाँ की जो नई सरकार होगी उसका भारत के प्रति क्या रुख होगा। चिंता इस बात को लेकर के है, चूंकि हमारे अड़ोस पड़ोस में अब राजीव जी तो डेमोक्रेसी जहाँ भी बची है उस नाम की बची है। नेपाल में हम रोज देखते हैं कि हर 6 महीने में सरकार बदल जाती है। पाकिस्तान में किस तरीके से सरकार बनती है, सेना किस तरीके से संचालित कर रही है, ये हमारे सामने है। बांग्लादेश एक जिससे हमारे अच्छे संबंध थे, अब उससे संबंध हमारे कैसे रहेंगे और सेना का वहाँ की राजनीति में क्या दखल होगा, ये देखना होगा। चूंकि वहाँ के जो सेना प्रमुख हैं उन्होंने जो राष्ट्र के नाम अपना संदेश दिया, जो अपनी मीटिंग करी, उन्होंने कहा कि आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि राष्ट्र संभाल लेगा और हम सब बात करेंगे, उन्होंने कहा मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। यानी कि बांग्लादेश में क्या सेना फिर से भूमिका निभाने जा रही है। हम लोगों ने देखा था कि जनरल इरशाद ने वहाँ किस तरीके से तख्ता पलट किया, उसके बाद वो सत्ता में बने रहे, उसके बाद जब उन्होंने सत्ता छोड़ी तो अपनी पार्टी बना ली। वो पार्टी भी आज बात तीसरी एक बड़ी ताकत बांग्लादेश में है। तो बांग्लादेश में जो सांप्रदायिक ताकतें हैं वो किस तरीके से आंदोलन में घुस रही हैं, और वो घुस करके देखिए, ठीक है कि छात्रों का आंदोलन था, वो था, जब तक छात्रों का आंदोलन था तब तक छात्रों का आंदोलन था, लेकिन छात्रों के आंदोलन में इतनी हिंसा बिना सांप्रदायिक ताकतों के घुसे हुए और बिना पाकिस्तान और चीन समर्थक ताकतों के घुसे हुए नहीं हो सकती। तो इसलिए भारत की चिंताएं वाजिब है। और राहुल गांधी ने सवाल पूछा, वो इसलिए पूछा कि क्या इसमें कोई विदेशी ताकतों का हाथ है।
क्योंकि अगर विदेशी ताकतों का हाथ है तो भारत के लिए चिंताएं और ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि हमारे अड़ोस पड़ोस में जिस तरीके का माहौल बन रहा है उसमें हमको बहुत सोच समझकर अपनी विदेश नीति पे बात करनी होगी। और ये इस सरकार को राजीव जी सोचने का सवाल है कि विदेश नीति को आप अंदरूनी राजनीति, घरेलू राजनीति का मसला बिल्कुल मत बनाइए। अगर आप इस तरीके की चीजें करेंगे और इस मीडिया को भी जो आ जाता है सुबह से जो कहा जाता है कोई जोशी जी भेज देते हैं, तो वो जोशी जी भी अब भेजें जब डिबेट का मसला तो बहुत सोच समझ कर भेजें कि विदेश की नीति पर या देश के अंदर इस मीडिया में इस तरीके से कोई चर्चा ना हो। तो बहुत गंभीर मसला है, इसको केवल बांग्लादेश का अंदरूनी मसला समझकर भारत नहीं छोड़ सकता और छोड़ना भी नहीं चाहिए। जो भी वहां को छोड़ा है उसका भारत की राजनीति पर भले ही कोई असर ना हो, लेकिन भारत की जो सामरिक दृष्टि से जो समस्याएं हैं वो बढ़ जाएंगी। हम चारों तरफ से जिस तरीके से लोगों से घिर रहे हैं इस समय, भारत की चिंताएं और बढ़ जाएंगी। चीन का दखल जिस तरीके से बढ़ रहा है, हमने देखा पाकिस्तान में किस तरीके से उसका जो बेल्ट रोड है उसमें उसने अपने इन्वेस्ट किया हुआ है। इसी तरीके से बांग्लादेश में भी उसका दखल बढ़ रहा है, नेपाल में उसका दखल बढ़ गया है। वहां जो ओली साहब आए हैं वो पूरे नेपाल के समर्थक समझे जाते हैं। तो ये राजनीति की एक तरीके से हमारी विदेश नीति की विफलता भी कही जा सकती है, और जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है उनकी भी विफलता कही जा सकती है कि नेपाल में सत्ता परिवर्तन हो जाता है, आपको पता नहीं चलता है और चीन समर्थक वहां बन जाता है, आपको पता नहीं चलता है कि बांग्लादेश में क्या हो गया और वहां इस तरीके की भारत विरोधी ताकतें सक्रिय हो जाती है उस आंदोलन के दौरान। तो ये हमारी विदेश नीति और जिसको विदेश नीति संभालने का जिम्मा सौंपा गया उसकी विफलता निश्चित तौर पर है। सरकार को इस आग से बहुत संभल कर खेलना चाहिए, सारे विपक्षी दलों को साथ लेकर इस पर समझदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यह मसला सिर्फ बांग्लादेश के लिए बांग्लादेश का अंदरूनी मसला हो सकता है, हमारे लिए ये बांग्लादेश का अंदरूनी मसला भर नहीं है, हमारे लिए पूरे इस भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक सुरक्षा के लिहाज से, भारत की सुरक्षा के लिहाज से बहुत गंभीर मसला है। बिल्कुल बिल्कुल। जब भारत के विदेश मंत्री अपना बयान दे रहे थे तो उनके बयान में हिंदुओं को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर, वहाँ के हिंदू ही अल्पसंख्यक हैं, उनको लेकर कि उनके अपनी चिंता वो प्रकट कर रहे थे। अच्छी बात है, आप अल्पसंख्यकों की चिंता प्रकट करते हैं तो अपने हिंदुस्तान में भी कर लें। लेकिन दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी इन्हीं सवालों के साथ, क्योंकि आप सदन में और उसके अलावा सर्वदलीय बैठक में भी ये बातें रख रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बाद पूरे दिन भर जिधर इशारा कर रहे थे अनिल सिन्हा जी, पूरे दिन भर इसी तरफ इशारा वो चला भी है, डिबेट भी और खबरें चली हैं। आप जब यहाँ बांग्लादेश के उस मसले पे बहुत ही गंभीर है, उस मसले में भी हिंदू लेकर चले आए कि मंदिर पे, कुछ मंदिरों पे भी हमला हुआ है। और जब आप हिंदुओं की बात कर रहे हैं, हमारा देश हिंदू देश नहीं, हिंदू प्रधान देश ज़रूर है, बहुसंख्यक है हिंदू, लेकिन हमारा देश हिंदू राष्ट्र नहीं है कि आप उसकी बात करेंगे। इस्लामिक कंट्री भी नहीं है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम सबकी बात करेंगे। लेकिन आप जब सिर्फ एक विशेष समुदाय की बात करने लगते हैं तो फिर आपकी जो मंशा है वो जाहिर होने लगती है, और वही सुबह से यहां दिखाई दे रहा है। और इधर से अगर देखते हैं तो तस्वीर कुछ और दिखाई देती है। जरा उस तस्वीर की तरफ चलें प्रोफेसर रविकांत जी। और ये बहुत एक गंभीर चर्चा है और इसमें सरकार के रोल पर चर्चा जरूर होनी चाहिए, हमारे देश के, हमारे सरकार पे। बांग्लादेश में जो हो रहा है उसका असर भारत पर बहुत ज्यादा पड़ेगा, ये तय मानिए, क्योंकि अकेला बांग्लादेश ही है जिसके साथ पिछले 15 साल से भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। इस बीच बहुत सारी हर तरह के समझौते हुए, जिसमें सामरिक भी है, सांस्कृतिक भी है, और बहुत कुछ तो नरेंद्र मोदी जी ने अपने दोस्तों के लिए कर दिया वहां पे, ये सब कुछ आप लोग जानते हैं इसी बीच। लेकिन उसके बाद भी आप यहां पर आप फिर से अगर करते हैं, क्या 450 लोगों की जो जान गई है अभी तक बांग्लादेश में, जो आधिकारिक आंकड़े आए हैं, ये 450 लोगों में मुस्लिम नहीं है क्या? ये सवाल भी तो पूछा जाएगा वहां के। आप सिर्फ उसमें से कुछ हिंदुओं को निकाल के बात कर रहे हैं, इसलिए ये गंभीर मसला है। जरा आपकी प्रतिक्रिया इस पे। देखिए राजीव जी, ये जो मीडिया पिछले 10-11 साल से काम कर रहा है, अब हम उससे उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो अपना टोन बदलेगा। और सच तो ये है कि उसे सुबह प्रोजेक्ट मिलता है कि किन मुद्दों पर चर्चा करवानी, जो सत्ता है उसे किस मुद्दे पर बहस हो इससे फायदा होगा, ये वो चाहती है। तो मैंने कहा ना कि मोदी जी तो आपदा में अवसर तलाशने के माहिर हैं, तो बांग्लादेश में जो भी हो रहा है उसका कैसे फायदा उनको होगा, व्यक्तिगत रूप से उस पार्टी को, वो इसको देख रहे हैं। देश से उनको कोई मतलब नहीं है।
देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर खाई और चौड़ी हो जाए, नफरत पैदा हो, इसकी चिंता ना उन्होंने पहले की है और ना ही वो करने वाले हैं। अगर इसको लेकर के हम चिंतित होते हैं तो ये मुझे लगता है कि फिर बहुत इस तरह की उम्मीद करना बेमानी है। जो लोग ये कह रहे हैं कि साहब हिंदू संस्कृति है इसलिए बचे हुए हैं, इन्हें पूछना चाहिए उन दलितों से कि हिंदू संस्कृति कितनी डेमोक्रेटिक है। उन महिलाओं से पूछना चाहिए कि हिंदू संस्कृति कितनी सहिष्णु है। जिस हिंदू संस्कृति का आधार ही मनुस्मृति रहा हो, उसने क्या क्या किया है। हजारों साल तक शूद्रों दलितों के साथ जो प्रताड़ना हुई है इस देश में, वो आज कह रहे हैं कि हिंदू संस्कृति बहुत डेमोक्रेटिक होती है, तो वो खैर एक अलग मसला है। और उनको हिंदू संस्कृति और सावरकर वाली कि उसको मुसलमानों के खिलाफ खड़े करना, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। और ये पूरे दुनिया में एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है, वो ये भारत का नहीं है। अमेरिका में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, अभी इंग्लैंड में क्या हुआ, चारों तरफ से। और लादेन को पैदा करने वाला कौन था, ये क्या मालूम नहीं है लोगों को। अफगानिस्तान के ये जो हालात बने हैं, वो हालात पैदा किसने किए, उसमें अमेरिका का क्या रोल है, ये भी सबको पता है। ज्यादातर लोग इस बात को समझते हैं। तो विदेशी शक्तियों का क्या इंटरेस्ट है और किसी समाज का दानवीकरण करके, वो पूरे हटिंगटन की थ्योरी है, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। तो यहां तो पूरा संस्कृतियों का द्वंद्व और संघर्ष चल रहा है, जिसमें पूरे तरीके से जो इस्लाम है, जो मुसलमान है, उनको हाशिए पर खड़ा कर देना है, उनको किनारे पर लगा देना है। इसी का ये पूरा हिस्सा है जो वहां से निकलते निकलते और यहां तक आए। दरअसल जो पूरे देश में राजनीति हो रही है, और आपने वो ठीक इशारा किया था कि मोदी जी के दोस्तों का क्या होगा। शेख हसीना के साथ तो अडानी साहब का भी हुआ था करार, अब उस करार का क्या होगा। तो बेचारे नुकसान तो अडानी साहब को भी होगा, लेकिन मोदी जी के लिए पहले अपनी चिंता है कि इस बहाने ही अगर हम हिंदुत्व की राजनीति को फिर से पटरी पर ले आए, जो नफरत, जो घृणा और जो हिंसा नहीं हो पा रही है, तमाम चाहे आप कर लीजिए इधर कांवड़ यात्रा में पता लगा वो उल्टा पड़ने लगा। आप मुसलमानों के खिलाफ उनको खड़ा करना चाहते थे, वो थानों में घुसने लगे, पुलिस की गाड़ियां तोड़ने लगे, ये भी उल्टा पड़ गया। दरअसल जब आप इस तरह के जॉम्बी ग्रुप पैदा करते हैं, इस तरह के नफरती ग्रुप पैदा करते हैं, या मैं एक मिथ का सहारा लेकर के कहूं कि जब आप भस्मासुर पैदा करते हैं, तो भस्मासुर फिर खुद आका के ऊपर ही आकर के करने लगते हैं। ये इस बात को शायद नहीं समझ रहे हैं कि ये जो सोच है नफरत और हिंसा की, इसको आप कहां तक लेकर के जाएंगे। देश बनता है प्रेम, सहिष्णुता, सौहार्द से। आपका डेवलपमेंट को लेकर के क्या नजरिया है। और ये जो मीडिया है पूरा, वो केवल अपना डेवलपमेंट देखता है कि उसको कितना बड़ा पैकेज मिल रहा है, व्यक्तिगत तौर पर उसके कितने काम हो रहे हैं। मोदी जी ने एक इंटरव्यू दे दिया है, लाहालोट है पूरा, एक एक एंकर। वो तो मोदी जी ने कहा ही है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, अब वो मोदी जी का फोटो लेकर के घर में रोज आरती उतारता होगा। ये मीडिया का जो चरित्र है, गोदी मीडिया के एंकरों की जो हालत है, आप उनसे ये उम्मीद नहीं करते, और मैं भी कतई नहीं करता हूं। उनका दिमाग उस तरह का बन चुका है और इसीलिए वो वही सवाल पूछेंगे। लेकिन मैंने कहा ना कि अगर आपको हिंदू संस्कृति देखनी है तो आप पूछिए उन दलितों से, उन महिलाओं से कि क्या थी हिंदू संस्कृति। यहां तो वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवित चलता था। लेकिन ये जो राजनीति है, वो राजनीति निश्चित रूप से देश का नुकसान करे। कितना भी हो, हमारे आंतरिक मतभेद कैसे भी हो, और ये बहुत अच्छी बात है कि इस देश में तमाम विचारधाराओं के बावजूद अगर आज विपक्ष सरकार के साथ खड़ा हुआ है, तो वो दिखाता है कि नहीं, भारत में बहुत कुछ अभी बाकी। ये भारत को जिस तरीके से तोड़ना चाहते हैं, वो भारत इतनी आसानी से टूटने वाला है नहीं। इसीलिए इनको 240 पे लाकर के खड़ा किया। और वो 79 सीटें अगर आप हटा लीजिए तो क्या हालत होती।
लेकिन जो चल रहा है देश में, मुझे लगता है कि ये भी सुलगता हुआ देश है। यही शेख हसीना पर आरोप थे कि उन्होंने लोगों के वोटिंग राइट को बेमानी कर दिया। और जब आप किसी भी देश में लोगों के वोटिंग राइट को इस तरह से बेमानी करते हैं तो लोग क्या करेंगे? सड़क पे ही आ जाएंगे। जब वोट से कुछ नहीं हो रहा है तो सड़क पे ही आकर के देखा जाए। ये तो इन सरकार को भी समझना चाहिए ना कि हम कर क्या रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा ना कि ये बहुत चिंताजनक है। वो एक पड़ोसी देश है, लेकिन अब इनकी पूरी पॉलिटिक्स से देखिए, पड़ोसियों से नफरत की इन्होंने। अटल बिहारी वाजपेयी को छोड़ दीजिए, उनके लिए था कि पड़ोसियों से हमें रखना ही है संबंध। यहां तो कोई पड़ोसी वड़ोसी नहीं चलता। मोदी जी ने अपनी पहली शपथगढ़ में जरूर सबको बुलाया था। वो एक बार बिरयानी खाने भी चले गए थे बिना बुलाए जन्मदिन पे, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा नहीं हुआ। दरअसल भक्तों को भी तो रखना है, जो उनको रोज डोज दी जा रही है, तो उनको कैसा लगेगा मोदी जी अगर इस तरह करेंगे। लेकिन विदेश नीति के मामले में कोई भी सरकार हो, किसी भी तरह की आइडियोलॉजी हो, उसको संभल करके कदम उठाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो यह बेहद चिंताजनक है। और बावजूद इसके विपक्ष आपके साथ खड़ा हुआ है, फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से बहुत चिंताजनक है। जी बिल्कुल चिंताजनक है। प्रशांत टंडन जी क्या कहेंगे? बहुत सारी बातें हम लोग कर लिए, लेकिन थोड़ा इसमें और जोड़िए। लेकिन मैं अभी भी ये कहूँगा कि बांग्लादेश की स्थिति को लेके भारत को बहुत ही नपातुला और केयरफुल रवैया अपनाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे उसका किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल एडवांटेज अगर यहाँ लेना चाहेंगे तो पॉलिटिकल एडवांटेज अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भी बहुत खराब निगाह से देखा जाएगा और भारत में इसके रिजल्ट बहुत खराब होंगे। क्योंकि भारत की राजनीति, जैसे अभी रविकांत जी डिस्कस कर रहे थे, भारत का समाज, भारत की राजनीति अब एक अलग रास्ते पर है। वहाँ पे सामाजिक न्याय का विमर्श केंद्रीय मुद्दा है भारत में, और उस मुद्दे को आप किनारे नहीं कर पाएंगे। और वो यहाँ पे जातिवार जनगणना बड़ा मुद्दा है। इसी के इर्द गिर्द अब राजनीति होनी है। कितना भी आप माइक बंद करवा दे, पार्लियामेंट में कैमरा बंद करवा दे, कुछ करें, लेकिन अब भारत की राजनीति सामाजिक न्याय की तरफ चली गई है और बहुत मेहनत से गई है, बहुत संघर्षों के साथ गई है, और अब ये वहां से लौटने वाली नहीं है कि आप चाहें कि इसको लौटा के वापस वहीं ले आए जहाँ पे 2 साल पहले था, तो वो संभव नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बांग्लादेश की राजनीति को लेकर अगर आप यहाँ पे पॉलिटिकल फोर्सेस उसका किसी प्रकार का लाभ लेना चाहेंगी, ध्रुवीकरण करना चाहेंगी, तो इसमें हाथ जल जाएगा। ये उचित नहीं है। इसलिए क्योंकि जो बांग्लादेश में ताकतें हैं, एक मूवमेंट है जो कि बहुत संगठित नहीं है, और उस मूवमेंट में बहुत से संगठन भी एडवांटेज ले रहे हैं। वो संगठन खतरनाक है। वो अगर उन्होंने कब्जा कर लिया सत्ता में कैसे भी, तो वो भारत के लिए और बांग्लादेश के लिए, इस पूरी रीजन की शांति के लिए बहुत खतरनाक होगा। जी। पूरी तरीके से पाकिस्तान का हस्तक्षेप वहाँ पे हो जाएगा। और ये वही लोग हैं जो बांग्लादेश में, चाहे वो छात्र शिविर हो या बीएनपी हो, ये वही लोग हैं जो प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट्स हैं बांग्लादेश के अंदर, और वो 1 मिनट में हमको जो है यहाँ पे एक नई सिक्योरिटी थ्रेट जो है वहाँ से हो जाएगी। इसलिए बहुत ही सजग होकर, बहुत केयरफुल तरीके से बांग्लादेश की एनालिसिस और बांग्लादेश के बारे में भारत सरकार को अपना नज़रिया बनाना चाहिए। ये नहीं कि आप ऑल पार्टी मीटिंग में कुछ कह रहे हैं, प्रधानमंत्री गायब हैं, ट्रोल आर्मी आपकी कुछ कह रही है, मीडिया जिसको आप कंट्रोल करते हैं, गोदी मीडिया, वो कुछ और कर रहा है। तो ये स्थिति को कॉम्प्लिकेट करेगा और उसमें भारत की छवि बड़ी खराब होगी।
राजनीतिक फायदा इसमें मिलेगा नहीं, लेकिन बदनामी बहुत होगी। और जो अभी तक ऐसा लग रहा है देखने में कि चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं कि उसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश होगी, जो बहुत काउंटर प्रोडक्टिव होगा। उल्टा असर होगा। उतना ही उल्टा असर होगा कि जितना विनेश फोगाट ने आज ओलंपिक में पटक दिया, पूर्व ओलंपिक चैंपियन को। तो जब पूर्व ओलंपिक चैंपियन को पटक रही थी, तो यहाँ पे ब्रजभूषण शरण भी पटकी खा रहे थे। तो इस तरीके के काउंटर प्रोडक्टिव हथकंडों से बचना चाहिए बीजेपी को और सरकार को भी। बिल्कुल, एजेंडा सेट करने की कोशिश तो लगातार हो रही है। इसके जो आप जो बात कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वही सब हो रहा है। सुबह से आप देख रहे हैं, चाहे टेलीविज़न चैनल्स पे, अभी भी मैं कुछ आप जब चर्चा कर रहे थे तो मैं देख रहा था कि कहाँ क्या चल रहा है। तो सब जगह बस एक ही एजेंडा, जिस एजेंडे पे यहाँ की राजनीति जो है फलती फूलती है, वही दिखाने, बताने, बढ़ाने की कोशिश हो रही है और होती रहेगी। लेकिन इसके जो मायने हैं, कहीं ना कहीं ये घातक साबित हो सकता है अपने देश के लिए भी। शकील अख्तर जी, कैसे देखा जाए, क्या कुछ सोचते हैं आप? देखिए राजीव जी, उस एजेंडे से, उस नैरेटिव से कुछ होगा नहीं। आज देश की जनता, देश का युवा, सारे वर्ग ये सोचने लगे हैं, कहने लगे हैं कि हिंदू मुसलमान से मिला क्या, मिलेगा क्या। अगर हिंदू मुसलमान से बीजेपी को भी मिल जाता तो 400 पार हो जाते, वो 240 पे अटक गए। ये जो है थोड़े समय के लिए चल सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में ये सब चीजें चलने वाली किसी भी देश में, किसी भी समाज में होती नहीं है। देश में या समाज में जरूरी यह होता है, लोकतंत्र में खास तौर से, कि जनता के, युवाओं के गुस्से को निकलने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए, उनकी मांग को कोई सुनने वाला होना चाहिए और कोई एड्रेस करने वाला भी होना चाहिए। हमारे यहां क्या हो रहा है कि जो आपसे विभिन्न राय रख रहे हैं, असहमत लोग हैं, उनको ही आप अर्बन नक्सल कह रहे हैं। सिर्फ राय के ऊपर, विचार के ऊपर आंदोलन जीवी। और जो आंदोलन कर रहे हैं, जिन्हें करना पड़ रहा है, किसान, उन्हें आप कह रहे हैं आतंकवादी, खालिस्तानी, मवाली। ये आप जो है उनके गुस्से को कम नहीं कर रहे और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। बांग्लादेश में क्या हुआ? यही हुआ ना। एक आपने पिंक तस्वीर पेश कर दी आर्थिक रूप से, ठीक है, हुआ भी है, वहां पे कुछ कामयाबी हुई है, मगर उससे चीजें नहीं संभलती हैं। बाकी चीजों को भी आपको एड्रेस करना पड़ता है। आपने छात्रों के इशू को, बेरोजगारी के इशू को एड्रेस नहीं किया और नतीजा आज आप देख रहे हैं। हमारे यहां पे क्या हो रहा है? एक अग्निवीर का इतना बड़ा सवाल है और उसको लगातार जस्टिफाई किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी से लेके और जितने भी दूसरे तमाम बीजेपी के भक्त, सोशल मीडिया के लोग हैं, वो अग्निवीर को जस्टिफाई कर रहे हैं। अरे किस चीज से क्या प्रभाव पड़ता है, उस आदमी से जाके पूछो ना, अग्निवीर से पूछो, उसके परिवार से पूछो जी, कि उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आपने अपनी तरफ से बता रहे हैं अग्निवीर बहुत फायदे की बात है। तो देखिए, ये जो है हिंदू मुसलमान का नैरेटिव जो है, इतना नुकसान हमें पहुंचाएगा कि इसकी इन लोगों ने कल्पना की नहीं है। हम फिर कह रहे हैं कि अगर ये चल जाता तो 400 पार होते आप। लेकिन होता क्या है कि बात सिर्फ हिंदू मुसलमान तक सीमित नहीं रहती। जो आपने अभी कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में। अब मामला क्या हो गया? पहले भी था, दलित और पिछड़े आ गए। उनके ऊपर जिस तरह से पिछले 10 साल में आक्रमण हो रहे हैं, क्या इससे पहले कभी किसी ने सोचा था कि एक पूर्व मुख्यमंत्री का घर जो है गंगाजल से धोया जाएगा? अखिलेश यादव का घर न केवल धोया गया, मुख्यमंत्री निवास, बल्कि उनके ऊपर से घटिया आरोप टोटी चोर जैसे आज तक भी लगा रहे हैं, बेशर्मी के साथ लगाए जा रहे हैं। और आज जब ये सुप्रीम कोर्ट का मामला आ गया, एक बहुत बड़ा मामला है और हमने इस पे पहले भी लिखा और कहा कि जो पक्ष है वो सरकार को रखना चाहिए।
कि सरकार क्या सोचती है। सरकार तो चुप है, लेकिन सरकार अपनी तरफ से लोगों को बढ़ावा दे रही है कि आप कहो। एक सरकार का ही पक्ष है, जितिन मांझी मंत्री है, वो उनकी एक राय है। एक दूसरा पक्ष है मायावती का, वो भी सरकार के पक्ष में ही है, उन्हीं के साथ रहती है, उनका एक अलग पक्ष है। और एक तीसरा पक्ष सोशल मीडिया पे वो चला रहे हैं कि वहां पे वो दलित और पिछड़ों में तो लड़ाई करवा ही रहे हैं, वो ब्राह्मण ठाकुर में भी करवा रहे हैं। अभी हमने एक पढ़ा, हम आश्चर्य रह गए कि जो अभी जिसको इन्फ्लुएंसर कहा जाता है, वो इन्फ्लुएंसर कितने खतरनाक होते हैं। ये एक शब्द ही हमारी समझ में कभी नहीं आया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो होता है, तो वो कह रहे हैं कि जो कोटा है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का, उसमें राजपूतों को, ठाकुरों को 6% अलग से अपना कोटा मांगना चाहिए, और सारा का सारा ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया उसमें। तो हर तरह से दलितों में इसने कब्जा कर लिया, पिछड़ों में इसने कब्जा कर लिया, आदिवासियों में इसने कब्जा कर लिया। मिलना सबको चाहिए, और ये काम सरकार का है कि किसको क्या मिले, कितना मिले, क्या नहीं मिला। तो सरकार इस मामले में चुप रह के उस हवा को लगातार बढ़ावा देती चली जा रही है। ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है कि आप जो है हमारे देश को कहां ले जा रहे हैं। और बांग्लादेश का प्रभाव जो है वो यही पड़ने का डर है कि इसको भी आपने हिंदू मुसलमान नैरेटिव में बदल दिया पूरा का पूरा। बिल्कुल, वहां पे बिल्कुल सही बात है अनिल जी की कि छात्रों का आंदोलन था और उसमें जो है वो सांप्रदायिक तत्व घुस आए हैं। ठीक है, कौन सा आंदोलन ऐसा हुआ कि जिसमें निहित स्वार्थी तत्व नहीं घुसे हों? हर आंदोलन में घुसते हैं वो, लेकिन कंट्रोल अभी भी अगर छात्रों का है तो बहुत अच्छी बात है ये। और अगर वो तत्व घुस आए हैं तो उन्हें एलिमिनेट करना चाहिए, और वो लोग करेंगे उसको, उनका काम है, कर पाते हैं या नहीं ये भी हमें देखना चाहिए। लेकिन उसके जरिए ये कहना कि वहां पे अल्पसंख्यकों के साथ ये हो रहा है, पूरा माहौल इस तरह का बता दिया टीवी ने। इससे हम फिर कह रहे हैं कि इससे देश को फायदा नहीं होगा। आप 10 साल से मुसलमानों के खिलाफ आपने सारे नैरेटिव बना दिए, कोई नहीं छोड़ा, और अभी और भी कुछ करेंगे। लेकिन क्या इससे दलितों को फायदा हुआ? क्या इससे पिछड़ों को फायदा हुआ? क्या इससे आदिवासियों को फायदा हुआ? और अब आप ब्राह्मण और ठाकुर को लड़वाने की बात कर रहे हैं, आप ही के लोग। देश को आप कितने टुकड़ों में बांटेंगे? देश को समावेशी राजनीति की जरूरत होती है, मिलजुल के चलने की जरूरत होती है। अभी पिछली बार हमने कहा, फर्स्ट आवर में जो कहा था कि विविधता में एकता, नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल अलग है। मणिपुर में आपने क्या कर दिया? आज तक संभल रही है आपसे स्थिति मणिपुर की। कश्मीर में 5 साल हो गए आपको, आप बहुत खुश हो रहे हैं उसमें, मगर चुनाव करवाने की आप में अभी तक हिम्मत नहीं हो रही है जी। कश्मीर पंडितों की वापसी आप अभी तक नहीं करवा पाए आप। दरअसल आप जो है खाली बातों के जरिए सरकार चलाना चाहते हैं। बातों के जरिए सरकार नहीं चल सकती, और भारत जैसे देश में तो बिल्कुल संभव ही नहीं है कि जहां इतनी विविधता हो, गरीबी हो, परेशानियां हो। आज अमेरिका में मंदी की आहट आ गई है, हमारे यहां इसका परिणाम क्या होगा? 2007-8 में विश्वव्यापी मंदी हुई थी, विश्वव्यापी, सिर्फ भारत बचा था। मनमोहन सिंह की तात्कालिक नीतियां और इंदिरा गांधी के बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की वजह से। जी शकील जी, समय कम है इसलिए थोड़ा जल्दी समेटिए। जी, तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि भारत को इस वक्त जो है चीजों को बड़ी गहराई से देखना पड़ेगा, और इसको जो है हिंदू मुसलमान के नैरेटिव से बाहर निकलना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हिंदू मुसलमान के नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है, और अभी तक सुबह से जो बातें चल रही हैं वहाँ कहीं ना कहीं हिंदू और बांग्लादेश की खबर अब पीछे, और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार ये खबर ज़्यादा है। और क्या इस नैरेटिव को यहाँ सेट करने की कोशिश हो रही है? ज़रा क्लोजिंग कमेंट के लिए अनिल सिन्हा जी। देखिए, ये मेरी राय में ये सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी का कोई एलिमेंट, मतलब जो विदेश नीति का जो बयान भी आया है उसमें आप इसकी चर्चा नहीं देखेंगे कि एक लोकतांत्रिक और सेकुलर समाज बना रहे बांग्लादेश, इसके प्रति कोई चिंता दिखाई गई है। और इस मामले में मैं तारीफ करूंगा विपक्षी दलों का, जिन्होंने साफ बता दिया कि जो भी विदेश नीति आप अपना रहे हैं देश के हित में करें आप, और आपको पूरा हमारा समर्थन है। तो उन्होंने तो एकजुटता दिखला दी, लेकिन जो
टेलीविजन चैनल्स जो उनका समझिए मिरर है, उससे जो मैं निकाल रहा हूं कि इसका भी वही करेंगे वो, जिस तरह से वो आपदा में अवसर ढूंढते हैं। उस शुभेंदु अधिकारी को दिखा रहा है मोस्ट डिविसिव और मतलब जिसकी भाषा आप जानते हैं, वो सबको सब टीवी ला रहा है सामने। बंगाल में अगर ये काम करना है तो ऐसे लोगों को, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, बंगाल के इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो जिनका कि प्रभाव है बांग्लादेश में, आपको पता है, जानते ही होंगे कि अपर्णा सेन है या बाकी लोग हैं, उन लोगों का जो फिल्में हैं, फिल्म यहाँ के फिल्मकार हैं, उनका जबरदस्त असर है, आना जाना भी है, संपर्क भी है, गायक हैं। इन लोगों का इस्तेमाल होना चाहिए, जो बांग्लादेश के जो आम लोगों की तकलीफ और उससे जोड़ने की कोशिश होनी चाहिए, और सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी के बारे में बात होनी चाहिए। वो हमको नदारत दिख रहा है इस विदेश नीति में। जो समर्थन, भले हम लोग सब जो विदेश नीति देश की रहेगी उसके साथ ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें हमको ये त्रुटि दिख रही है कि कोई ऐसी नैरेटिव बना नहीं पा रहे हैं। वही कर रहे हैं जो कि इन्होंने किया था लक्षद्वीप में जाकर के नीचे जो है सो डुबकी लगाई थी, उसी टाइप का अवसर ढूंढ रहे हैं। ये बहुत खतरनाक है, ये हम लोगों को साफ साफ बताना चाहिए। मालदीव हो चाहे कहीं देश हो, हमको इसी नैरेटिव पर हम अपनी ताकत बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है बांग्लादेश की स्थिति को समझने के लिए। एक तो ये कि बांग्लादेश में इसी साल जनवरी में इलेक्शन होता है और फिर से चौथी बार जीत कर आती हैं शेख हसीना, और उसके बाद सत्ता पर काबिज होती हैं चौथी बार। 2009, फिर 2014, फिर 2018, फिर 2024, और इसके बाद एक आंदोलन चलता है आरक्षण के खिलाफ, और उस आंदोलन की आग ऐसे फैलती है कि सत्ता विरोधी आंदोलन वो नहीं है, वो आरक्षण विरोधी आंदोलन सत्ता विरोधी कैसे बन जाता है इसका नमूना है। इस बात को बहुत ध्यान से, गंभीरता से समझने की जरूरत है, क्योंकि आंदोलन आरक्षण को खत्म करने का, वो सत्ता पर कैसे और सत्ता छोड़कर कैसे भागती हैं शेख हसीना, ये सब कुछ आप लोगों ने देखा है। समझने संभलने की जरूरत पड़ोसी देशों को है, जिसमें भारत अग्रणी भूमिका निभा सकता है, निभाता आया है। चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे वो नेपाल, भूटान हो या मालदीव हो। पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते खट्टे खट्टे और सिर्फ खट्टे रहे हैं, और चीन के साथ भी वैसे ही रिश्ते रहे हैं, इसलिए चीन और पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहा हूं। लेकिन भारत में अब बांग्लादेश के इस आंदोलन को जिस ढंग से दिखाने की कोशिश हो रही है, वो डरावनी कोशिश है, वो आपको हमको डराने की कोशिश हो रही है। जरा ध्यान से सोचिएगा, और इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अदा करने से पहले आप तमाम साथियों को फिर से कहूंगा कि सोशल मीडिया और ऐसे तमाम व्हाट्सएप मैसेज या ऐसे कुछ भी देखिए, जरूर देखिए, लेकिन उस पर विश्वास करने से पहले 4 बार सोचिए कि चल क्या रहा है, और क्या सब कुछ, इन सब के पीछे कोई सियासत है, कोई राजनीति है। जरा सोचिएगा। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अनिल सिन्हा जी, शकील अख्तर जी, प्रशांत टंडन जी, प्रोफेसर रविकांत जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं।